हाँ क्या लिखा था? हाँ मैं भी इसी उसमें हूँ। ठीक है बाजार एक और कष्ट कर दी, प्रोजेक्टर ऑन कर दी, केबल दे दीजिए। चलो भैया आज नागरिकता ऑस्कर और पता नहीं क्या क्या है सब कुछ चर्चा कर लेंगे। बीमार होने की नहीं पता स्वयं होगी आ जाएगा। बाजार रहने तो मना कर रहे हैं। अभी पंखा मत चलेगी, पंखे वाला सीजन नहीं आया। घर में चलाओ अपने पंखा, मेजॉरिटी यहाँ पंखा नहीं चला रही तो मत चलो। ठीक है बैठ जाओ शुरू करें। बाकी और कोई तो आना होगा तो आ ही जाएगा, नहीं आना होगा तो कहीं बुला लेंगे। ठीक है अब याद रखिएगा एक ऐप है टीचमेंट। ठीक है टीचमेंट ऐप में एक क्लासरूम बनाऊंगा मैं, उसके अंदर आपको ऐड कर लूंगा, उसमें क्विज वगैरह हम लोग ऑनलाइन किया करेंगे। ठीक है लाइट ओपन कर दे, ज्यादा देर हो गया बस अब ठीक है। हीटर व्यू आ रहा है, हीटर क्यों नहीं चाहिए तुम लोगों को। चलो भाई डेली करंट अफेयर्स शुरू करते हैं है ना। उसके बाद आज सीए के मुद्दे पे डिस्कशन करेंगे। आई थिंक पीडीएफ मिल गई होगी, ये सभी शायद ग्रुप में नहीं वहां पे, तो आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा। पीडीएफ किसकी? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की। सिटीजनशिप पर मेंस के लिहाज से पूरा आंसर और सिटीजनशिप एक्ट 1955 मैंने कवर करा दिया था। ठीक है क्लास में भी सीमा हैदर विवाद वगैरह सब हो गया और आज उसको क्वेश्चन को पूरा करेंगे। साथ ही जो है ऑस्कर 96 ऑस्कर दिए गए उसके संबंध में चर्चा करेंगे और जनवरी के करंट अफेयर देखेंगे। ठीक है जनवरी के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। चलो तो सबसे पहला ये रहा क्वेश्चन। चलो भाई बताओ, ऊपर तो नहीं चला गया? हाँ दक्षिण भारत में, ठीक है ध्यान दीजिएगा, दक्षिण भारत के किस राज्य में हाल ही में एक नई बीमारी लाइम डिजीज का पहला मामला सामने आया है? ठीक है केरल राज्य। कितने लोग कह रहे हैं? आ जाओ दरवाजा ही बंद कर देना। कर्नाटक। आ जाइए पहले ही क्वेश्चन। कर्नाटक क्या है तो कुछ केरल क्या है शिवांशी? कर्नाटक। केरल कह रहे हैं अच्छा और कोई? कर्नाटक। कर्नाटक को कह रहे हो आप, कोई खास वजह? बराबर लगता है ना। अच्छा बराबर में लगता है, क्या रीजन? चलो दूसरे वाले का भी उत्तर बता दो। अभी 16 मार्च बीता है ना, 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है, लेकिन क्यों मनाया जाता है? जो ये दोनों उत्तर है इसमें पहले का आंसर है केरल और दूसरे का है पोलियो वैक्सीन। लेकिन इसी में एक और सवाल ये है कि ये जो लाइम डिजीज है ये केरल में तो जो पाया जा रहा है वो दक्षिण का है, लेकिन उत्तर के भाग में नॉर्थ इंडिया में सबसे पहले किन दो राज्यों में? हिमाचल प्रदेश और दूसरा हिमाचल प्रदेश और भैया हरियाणा। ये लो पहले इनसे मिलो, ये है तुम्हारे डियर टिक्स। डियर टिक्स का मतलब ये है, ठीक है इसको काफी जूम कर दिया गया है, ये एक तरीके का बैक्टीरिया है। ठीक है इस बैक्टीरिया के कारण जो है काटने पर इस तरीके का चकत्ता ये निशान बन जा रहा है, समझ गए? इस निशान के बनने की वजह से बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं व्यक्तियों में, नौसिया, वॉमिटिंग, समझ रहे हो, यहाँ तक कि डेथ की ओर भी ले जाया जा रहा है इसके काटने से। और ध्यान दीजिएगा सबसे पहले उत्तर भारत में ये घटना देखने को मिली थी हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में, और साउथ में सबसे पहले कहां देखने को मिली है? केरल में। बेटा इस बीमारी का दूसरा नाम है बोरेलियोसिस। ठीक है अब आप कहोगे सर कौन सा बैक्टीरिया है जिसके कारण ये हो रही है, तो बेटा बैक्टीरिया से होने वाली है और केरल में भी याद रखिएगा इनारकुलम में। ठीक है केरल के इनारकुलम जगह पर, इसमें याद रखिएगा बैक्टीरिया के नाम रख लो क्योंकि 101% पीसीएस जो है वो होने वाले नए जीवाणु से, जीव से बैक्टीरिया पर डिजीज पर क्वेश्चन बनाता है। तो बैक्टीरिया वायरस से क्वेश्चन बनेगा तो दे देगा कि बोरेलिया बर्गडोरफेरी और बोरेलिया म्योनी। अरे वही म्योनी जो तुम खाते हो डाल करके म्योनीज लगा के, ये वो नहीं है, ऐसे याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ। म्योनी वेजिटेरियन होते हैं। ठीक है बजाय कौन से दो बैक्टीरिया की बात हो रही है? एक बोरेलिया बर्गडोरफी और एक बोरेलिया म्योनी नामक जीवाणु से होती है, याद रखिएगा। ये दीमक की तरह दिखने में होता है। ठीक है इसके लिए दवाई मार्केट में कोई आ चुकी है? हाँ जी दवाई भी इसके लिए मार्केट में आ गई। लो मिनिमाइज कर देता हूँ, ये है
एमोक्सिसिलिन जो कि एक एंटीबायोटिक है, इसके साथ में ये डॉक्सीसिलिन। बेटा ये पीसीएस के फेवरेट पोर्शन होते हैं। पीसीएस को ये बड़ा मजा आता है कि कौन से राज्य में बीमारी पाएगी, बैक्टीरिया से होती है कि वायरस से होती है, इसी को घुमा देगा। हाँ कर जाए कुछ उससे ही पकड़ा आपने। बेटा याद रखिएगा, वो आपसे कह देगा कि ये पूरी बीमारी के बारे में लिख के क्या ये बैक्टीरिया से हो रहा है कि वायरस से हो रहा है, आप घूम जाओगे। बैक्टीरिया याद रखिएगा क्योंकि इस बीमारी का दूसरा नाम भी है बी से, तो बोरेलियोसिस और बी से बैक्टीरिया और बोरेलिया बर्डोरेफी और बोरेलिया म्यूनी, ये याद रखिएगा सारे टेक्निकल नाम। बैक्टीरिया को हिंदी में जीवाणु कहते हैं, वायरस को विषाणु कहते हैं, टिश्यू को ऊतक, सेल को कोशिका। ठीक, शैवाल को अंग्रेजी में सब पढ़े लिखे हो, चलो गुड। हाँ अच्छा यही सुनना था मुझे, शुक्रिया। ये हो गया, आगे बढ़े। इतनी डिटेल लिख लिए, मैं दे दूंगा तुम्हें पीडीएफ, मुझे पता है उसके बिना तुम ये रोचक जानकारी नहीं ला पाओगे। याद रखिएगा पोलियो वैक्सीन के चलते 16 मार्च को इंडिया में टीकाकरण मनाया जाता है, टीकाकरण दिवस। बेटा भारत में 3 चरण में भारत पोलियो मुक्त हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहले भारत जो है पोलियो मुक्त हुआ है टाइप 1 नामक पोलियो वायरस से मार्च 2014 में। ठीक उसके अगले साल टाइप 2 पोलियो वायरस 2015 में, और अभी लेटेस्ट टाइप 3 से भारत उभर चुका है अक्टूबर 2019 में। याद रखिएगा विश्व में सबसे पहले चेकोस्लोवाकिया नामक एक देश था जो 1960 में ही वायरस फ्री हो गया था, ये मत भूलिएगा। कौन सा वायरस भैया? पोलियो वायरस। और इस बार 16 मार्च को जो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया उसकी थीम लिखी है, थीम बहुत आसान है, भूलिएगा मत, टीके सभी के लिए काम करते हैं, ये मत भूलना। इस थीम पे पीसीएस का प्रश्न आएगा, वजाहत ध्यान रखिएगा, टीके सभी के लिए काम करते हैं। हम राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस समर्पित करते हैं पोलियो वैक्सीन के इरेडिकेशन। आर्टिकल 15 हाँ सर चलो बढ़िया बात, सही करेगा। ठीक है बेटा याद रखना। तो अब तुम्हारे दिमाग में ना यहाँ पे एक चीज और आनी चाहिए। पहले तो तुम्हें याद रखनी है कि उसका उत्तर था पोलियो वैक्सीन, 16 मार्च लिख लेना। उसके बाद मार्च 2014 में सबसे पहली बार पोलियो फ्री हो गए थे। पोलियो फ्री करने के पीछे जो डॉक्टर साहब है उनका नाम भी याद रख सकते हो, हामिद जाफरी जी का योगदान था, हामिद जाफरी। क्योंकि एक ही जगह पर सारे तथ्य मिल जाएंगे तो तुम 10 जगह रिसर्च नहीं करोगे। एक ही स्लाइड खोली, काफी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी। अब दिमाग में ये भी प्रश्न आना चाहिए कि क्या भारत में सबसे पहला टीकाकरण कार्यक्रम यही है या लेटेस्ट कौन सा है, सबसे पहला कौन सा है? ये तो इंटरेस्टिंग है भाई। सबसे पहला सार्वभौमिक 1995 में। अच्छा, सबसे पहला भारत के अंदर कौन सा टीकाकरण कार्यक्रम चलाया गया था? और सवाल यह है कि लेटेस्ट तौर पर भारत ने कौन सा टीकाकरण कार्यक्रम चलाया है? आ जाओ। तो बेटा इस रोचक जानकारी को जानने के लिए ये देखिए, भारत ने अभी जो लेटेस्ट चलाया है उसका नाम रखा है रेनबो। रेनबो रेनबो पता है किसी को? भैया रेनबो को हिंदी में इंद्रधनुष कहते हैं। सरकार ने दिसंबर 2014 25 दिसंबर जिस दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म हुआ था, इसे गुड गवर्नेंस डे भी कहते हैं, अच्छा सुशासन दिवस भी कहते हैं। बेटा पीसीएस के प्रीलिम्स में 2021 में 2022 में लगातार ये जो मिशन इंद्रधनुष है इससे सवाल आ चुका है, पीसीएस का 2 बार आ चुका है। ये पूछा गया था कि मिशन इंद्रधनुष के तहत कौन कौन सी बीमारियों को कवर किया जा रहा। तो जब हमने 2014 में चलाया था बेटा, तो हमारे पास 7 बीमारियों के वैक्सीनेशन का प्रावधान था, लेकिन अब हमने इसमें 5 और जोड़ दी है। अब हमारे पास 12 तरीके की बीमारियों की वैक्सीनेशन स्कीम हो चुकी है। क्या नाम है? मिशन इंद्रधनुष। कब शुरू करा था? 25 दिसंबर 2014 को। 7 तरीके की जो बीमारियां दी है, कृपया करके इन्हें याद कर लीजिएगा, जो स्लाइड में है वापस से ये प्रश्न उठ जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस प्रोग्राम को शुरू करने के पीछे कारण था, आप सभी को पता है, अगर आप स्कूल में पढ़े होंगे तो आपको कई बार स्कूल वाले वैक्सीन लगाते होंगे स्कूल के अंदर कि अपने मम्मी पापा से परमिशन ले लो और यहाँ पर ये कंधे पे बड़ा सा निशान। अगर आपने अपने मम्मी या दादा या दादी से पूछा होगा तो उन्होंने वो जमाना भी बताया होगा जब एक ही सिरिंज यानी एक ही इंजेक्शन को गर्म मोमबत्ती पर या किसी गर्म आंच पर उसे क्या करते थे भैया? फ्री करते थे, बैक्टीरिया फ्री स्टेप वही करते थे, सैनिटाइज करते हैं उस जमाने की भाषा में। तो सैनिटाइज करके दोबारा आपके एक ही सिरिंज लगा देते थे। लेकिन अब ऐसा जमाना आ गया है कि पैकेट फाड़ के हर बार नई सिरिंज लगाई जाती है। तो याद रखिएगा उस समय पर बहुत सी ऐसी बीमारी चलती थी जिसका भारत के अंदर इलाज संभव नहीं होता था।
हम अलग से वैक्सीन खरीदते थे, लेकिन सरकार ने, क्योंकि 2014 के बाद देश में क्रांति आ गई, समझ ही सकते हो, 2014 के बाद टीकाकरण का सबसे पहला अभियान शुरू करा गया, उसका नाम था मिशन इंद्रधनुष। ठीक है, कब शुरू करा बेटा, दिन मत भूलना, 25 दिसंबर। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म भी हुआ था, सुशासन दिवस भी होता है, और इसी दिन लॉन्च कर दिया कौन सा, रेनबो यानी इंद्रधनुष कार्यक्रम। याद रखिएगा, इसका उद्देश्य था 87% टीकाकरण को बढ़ावा देना, 87% टीका कवरेज देना, और हाँ, हमने वो लक्ष्य अचीव भी कर लिया। 2023 में हमने इसका दूसरा चरण शुरू कर दिया था, जिसमें 5 और जोड़ दिए, और टोटल इसके 5 चरण पूरे हो चुके हैं, ये मत भूलिएगा। ठीक है, 5 चरण। ये पीली वाली लाइन बेटा याद रखो, ये पीसीएस की फेवरेट लाइनें होती हैं कि मिशन इंद्रधनुष में 5.06 करोड़ बच्चे और 1.25 करोड़ गर्भवती महिलाओं को टीका लगाया गया। पीसीएस स्टेटमेंट के अंदर ऐसी लाइनें लिख देता है, फिर समझ नहीं आता कहां से लेनी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि रिपोर्ट का निष्कर्ष है कि फायदा मिला किसे किसे, तो कितने करोड़ बच्चों को और कितने करोड़ महिलाओं को, ये ध्यान रखिएगा। फ्लो चार्ट के माध्यम से आप बनाते चलिएगा, मैं बता चुका हूं फ्लो चार्ट कैसे। ठीक है, आपको इस स्लाइड तो अंत में मिल ही जाएगी, कोई टेंशन नहीं। लिख लिया हो तो मैं चेंज कर दूं बेटा। याद रखिएगा, सबसे पहले भारत में 1985 के अंदर वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया था, यानी 1985 से 2014 तक की टाइमलाइन की बात करें तो भारत ने सबसे पहले टीकाकरण कार्यक्रम चलाया था बेटा 1985 में। ये विश्व के सबसे बड़े स्वास्थ्य कार्यक्रम में से एक था, ये बात मत भूलिएगा, विश्व के, वर्ल्ड के, क्योंकि इंडिया पॉपुलेटेड रही। इसमें हमने लक्ष्य रखा था 90% तक। इसमें हमने 65% बच्चों को जीवन के प्रथम वर्ष में होने वाले रोगों से पूरी तरह से लड़ने के लिए टीकाकरण करा था। और अभी अगर किसी शिशु का जन्म होता है तो 24 घंटे के अंदर वैक्सीनेशन शुरू हो जाता है, वो इसी टीकाकरण कार्यक्रम का एक भाग। आप जानते हैं कि कोई बिटिया या बेटी का जन्म होता है तो उसको तुरंत ही डॉक्टर कहता है कि वैक्सीन करवा दो, तो वो 1985 में सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत पहल की गई थी, जिसके तहत आज भी शिशुओं को टीके लगते हैं। अब एक चीज और याद रखिएगा, भूलिएगा मत, 2014 में मिशन इंद्रधनुष कौन से मंत्रालय ने शुरू करा, तो ज्यादातर टीका जो भी टीकाकरण होते हैं, कभी मत भूलिएगा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ही शुरू करता है, वो लिखा है ऊपर। मंत्रालय का नाम कभी मत भूलिएगा, कौन सा मंत्रालय, बिल्कुल सही, हेल्थ एवं वही फैमिली वेलफेयर, तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। इसके ऊपर लिख लीजिएगा इसके वर्तमान मंत्री कौन है, जरूर लिख लीजिएगा, नेट पे क्लिक करके। कौन है, जाने वाले हैं, जाने वाले ऐसी नेगेटिव बातें ना कीजिए, ठीक है बेटा। याद रखिएगा, क्या इसमें जापानीज एंसेफेलाइटिस और न्यूमोकोकस नीचे लिखा हुआ है, इस तरीके की बीमारियों को याद रखिएगा जो लेटेस्ट जोड़ी जाती है, सवाल उन्हीं से बनेगा। ठीक, इस टीकाकरण कवरेज में कितने परसेंट की वृद्धि कर चुके हैं अभी हाल फिलहाल में, तो हम इसमें 6.7% की वृद्धि कर चुके हैं। ठीक है, ये मत भूलिएगा। अब अगर इसी चीज के नोट्स बनाने हो तो आप कैसे बनाएंगे मैं बता दे रहा हूं, ताकि आपको आ जाए। पहले आपने इंपॉर्टेंट बातें नोट कर ली, इस स्लाइड को हटा दो। चलो, मेरा इस स्लाइड को हटाने के पीछे मोटिव ये था, मैं तुम्हें बस एक चीज दिखाना चाहता हूँ, शो करना चाहता हूँ कि अगर मुझे इस पर बनाने होते तो मैं कैसे बनाता। आप नॉर्मल से यहाँ पे चीज लिखो, उसके बाद आप लिखेंगे 25 दिसंबर 2014 को, ठीक है। तो मैं ऐसे बना लूंगा ये इस तरीके से रेनबो, ठीक है। और रेनबो को हिंदी में क्या कहते हैं, इंद्रधनुष। और बेटा इंद्रधनुष के अंदर कितने होते हैं, DIBGOR। बेटा अगर इन्हें पढ़ोगे कितने हैं, 7। तो सीधा कनेक्शन है कि पहले हमने 7 जो बीमारियां थी उनको क्यों पकड़ा, क्योंकि इंद्रधनुष में कितने कलर होते हैं, सीधा सीधा कनेक्शन। ये ट्रिक है ताकि निमोनिक से आपको याद रहे। हमने इंद्रधनुष के अंदर शुरुआत करी थी 7 से लड़ने के लिए, इसमें हमने 7 के आगे अगर मैं 7 के बाद आता 8 है, लेकिन अगर मैं इसे पहले ले जाऊंगा तो हमने लक्ष्य कितने प्रतिशत रखा था, खत्म बात। लक्ष्य कितने प्रतिशत रखा था वैक्सीनेशन का, 87। इसके बाद याद रखिएगा इसका एक मंत्र है, तो मंत्र से बना मंत्रालय, तो मंत्र से आप कहोगे परिवार, उससे पहले स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन मंत्रालय। ठीक, बात खत्म हो गई। इसमें कितने जोड़ दिए, तो भैया हमारे परिवार में 5 लोग और जुड़ गए, तो अब 7 + 5 = 12। बेसिकली फ्लोचार्ट टेक्निक का मतलब क्या है कि आपको चीजें फिंगर टिप्स पे रहना चाहिए, याद रहना चाहिए, ठीक है।
कब मनाया जाता है? तो भैया वो एक पोलियो के लिए था, उस पोलियो के साथ हमने रेनबो कार्यक्रम को भी कवर कर लिया। रेनबो में 7 कलर होते हैं, तो शुरुआती तौर में कितनी बीमारियों को कवर कर रहा था? 7 को। बाद में कितनी बीमारियों को जोड़ दिया गया? 5 को। तो अभी वर्तमान में कितनी बीमारियों का वैक्सीनेशन मिल रहा है बेटा? 12। साथ में फ्लो चार्ट जरूर बनाते चलना, ठीक है? अगर लिखोगे नहीं तो करंट कभी याद नहीं होगा। ये करंट की सबसे बड़ी खामी है, इसलिए कहा जाता है कि करंट के नोट्स डेली बनाइए, इसीलिए कहा जाता है, ठीक है? याद रखिएगा। और सबसे पहला प्रोग्राम टीकाकरण का कब शुरू हुआ था? 1985। चलो अब बेटा इसका क्वेश्चन का उत्तर दे दीजिए। एलएनजी को लेकर परेशान ना हो, जब कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन हटा दी जाती है तो वो एलएनजी बन जाती है। और अब हम 5000 बसों को डीजल से एलएनजी में शिफ्ट कर रहे हैं, ऐसा महाराष्ट्र ने बोला है। बेटा प्रश्न जो है वो बड़े ध्यान से पढ़िएगा, इस प्रश्न में आपको कंफ्यूजन हो सकती है। हाल ही में महाराष्ट्र राज्य में बेटा लॉन्च कहां करा है? हाल ही में महाराष्ट्र। लेकिन क्वेश्चन की दूसरी लाइन कह रही है, बड़ा ध्यान दीजिएगा कि पहली बार कहां लॉन्च करा था? पहली बार लॉन्च करा था केरल में, हाल ही में कहां लॉन्च करा है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के सीएम का नाम बताइए। वेरी गुड, जिन जिन बच्चों ने एकनाथ शिंदे बताया, शाबाश। इसके बाद जरा दूसरे वाले क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, वापस आते हैं, लेकिन उससे पहले इसको कवर कर लेते हैं। महाराष्ट्र के सीएम का नाम है एकनाथ शिंदे। 2016 में सबसे पहले केरला में एलएनजी टेक्नोलॉजी पर शिफ्ट होने की बात करी गई थी। और एलएनजी होता क्या है तो आप सभी समझिएगा बड़े अच्छे से, इसको लिक्विफाइड नेचुरल गैस कहते हैं। वेरी गुड, आपने बिल्कुल ठीक कहा। आपको पता होनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि रॉकेट के अंदर भी काफी हद तक हम लिक्विफाइड करके ही गैसेस का प्रयोग करते हैं। एग्जैक्टली, ऑक्सीडाइजर होता है, उसमें हाइड्रोजन फ्यूल होता है। लेकिन मैं साइंस टेक में नहीं जाऊंगा, मेरा उद्देश्य आपको बताने का इतना है, ध्यान दीजिएगा, मेरा उद्देश्य आपको बताने का इतना है कि एकनाथ शिंदे ने बोला है कि हम अपने पब्लिक व्हीकल 5000 डीजल वाली बसों को शिफ्ट करके किस पे लेके आने वाले? एलएनजी पे। एलएनजी का मतलब ये है, ये इको फ्रेंडली है, इसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम होता है, नाइट्रोजन का उत्सर्जन कम होता है। भयानक गैस कार्बन डाइऑक्साइड है, क्योंकि आपको पता है, मैंने आपको पढ़ाया था अच्छे से कि जलवायु परिवर्तन के लिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड बहुत जिम्मेदार है। कार्बन डाइऑक्साइड सतह से चिपकी हुई है, जितनी भी धूप आती है उसको अपने में ऑब्जर्व कर लेती है, जितनी संख्या बढ़ेगी उतना ही वैश्विक ताप बढ़ेगी, ठीक है? ये कंसेप्ट हम पर्यावरण में पढ़ चुके हैं। बेटा ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र में 5000 डीजल बसों को कन्वर्ट करने की बात करी है। और ये भी इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा कि 2016 में जब केरल के अंदर ये पहली बार टेक्नोलॉजी की चर्चा हुई थी, तो उस समय पर कौन थे हमारे पेट्रोलियम नेचुरल गैस मिनिस्टर? धर्मेंद्र प्रधान। लेकिन अब धर्मेंद्र प्रधान बन गए भारत के शिक्षा मंत्री। तो फिर इस समय तो इस समय भारत के अंदर पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिनिस्टर कौन है? ये पढ़ लीजिएगा, कौन है? याद रहेगा? नहीं याद रहेगा? चलो मैं बता दूंगा। इस प्रश्न का उत्तर भी दे दीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे प्रश्न आपको देखने को बहुत मिलेंगे। हाँ, ये संजय कुमार कहां से हो गया बेटा? इनको देख लीजिए, ये है नितिन नारायण। याद रखिएगा, ये ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का भाग बने हैं। और क्या बने हैं? उसके अध्यक्ष यानी चेयरपर्सन। अब तो मैं सबसे पहले कुछ रिसेंट चीजें मैं बताता हूँ। नाम है नितिन नारायण। रहने वाले बेटा कहाँ के हैं? तो रहने वाले ये हरियाणा के हैं, हरियाणा राज्य के। और ये पहले व्यक्ति नहीं बने हैं, इनसे पहले बनते रहते थे भारतीय। इनसे जो जस्ट पहले थे वो संजय कपूर थे। इसी संघ के उप अध्यक्ष रह चुके हैं। ये तो बने हैं चेयरपर्सन, लेकिन 22 चेयरपर्सन रह चुके हैं। भारत के पहले वर्ल्ड चेस चैंपियन विश्वनाथ आनंद भी इसके उपाध्यक्ष रह चुके हैं। तो फिर अब आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए, सर ये AICF क्या है और विश्वनाथ आनंद वर्तमान में क्या कर रहे हैं? तो चलो दोनों बातों की पहल करते हैं। बेटा विश्वनाथ आनंद अपने सफलता के झंडे गाड़ चुके हैं। पहले ये लिख लेना कि हमारे जो नारंग जी हैं वो AICF के अंदर अध्यक्ष बने हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई। कभी भी देखिएगा सबसे ज्यादा चेस चैंपियन यहीं से निकलते हैं, तमिलनाडु से। एक तो प्रेरणा मिलती है। अगर आपके यहाँ पर कोई किसी भी तरीके का केंद्र बना हुआ हो या स्टेडियम बना हुआ हो एक इंटरनेशनल लेवल का, तो आप खेलने के लिए ज्यादा उत्प्रेरित रहेंगे। तो ऐसे करके जिसके यहाँ पे ऑल इंडिया चेस फेडरेशन बना हुआ हो, उनका चेस के प्रति रुझान होना लाजमी है। तो ध्यान दीजिएगा, AICF का मुख्यालय चेन्नई तमिलनाडु में स्थापना हुई थी
आजाद भारत के कितने साल बाद? संविधान लागू होने के 1 साल बाद 1951। बेटा याद रखिएगा, विश्वनाथ आनंद जी जो कभी इसी संस्था के उप अध्यक्ष हुआ करते थे, उनका कद काफी ऊपर चला गया है, वो चले गए हैं अंतर्राष्ट्रीय चेस फेडरेशन की संस्था में, जिसका नाम नीचे लिखा है। सर क्या होती है अंतर्राष्ट्रीय चेस फेडरेशन संस्था? तो ये देखो बेटा, ये देखो, इसके उपाध्यक्ष वर्तमान में कौन है? इसका मुख्यालय मत भूलिएगा, पूछा जा चुका है, ये है लौसाने, स्विट्जरलैंड। इसकी स्थापना, देश आजाद तो छोड़ो, कितनी पुरानी है, करीब करीब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, और मतलब द्वितीय विश्व युद्ध से पहले और प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुई थी। तो देख रहे हो कितना पुराना है। कहाँ इसकी स्थापना हुई थी? पेरिस। लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड। ये दोनों में अंतर याद रखना, पेरिस और स्विट्जरलैंड। बना स्थापना पेरिस में, ये यहाँ पे था। इसके अध्यक्ष के बारे में आप ना भी याद रखें चलेगा, लेकिन उपाध्यक्ष भारत से हैं तो प्रश्न उठेगा उपाध्यक्ष को लेकर के। कौन है उपाध्यक्ष इसके? विश्वनाथ आनंद। साथ में एक व्यक्ति का नाम और याद रखिएगा, ये है दिव्येंदु बरुआ। अभी मैंने ये बताया कि आपके जो नारंग भाई साहब है वो ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के तो अध्यक्ष बने, लेकिन साथ में दिव्येंदु भाई साहब जो है वो उपाध्यक्ष बने हुए। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कंफ्यूजन दूर कर दे रहा हूँ, ये लो ताकि तुम भूलोगे नहीं। ला रहा हूँ वापस से बेटा उसी पे, बस ये ध्यान दे दीजिएगा। ठीक है, पहुंच गए, याद रखना। तो अब याद रहेगा तुम्हें, यहाँ 3 लोगों के बारे में जिक्र हो गया। विश्वनाथ आनंद कहाँ पहुंच गए? तो भैया विश्वनाथ आनंद ये पहुंच गए, ये यहाँ के उपाध्यक्ष बन गए हैं विश्वनाथ आनंद। और साथ के अंदर जो इसमें नाम दिया हुआ ये, ठीक है, देवेंद्र बरुआ इस समय क्या है? उपाध्यक्ष किसके? AICF। और इसके अध्यक्ष कौन है? नितिन नारंग। ये दोनों तो मत बोलो, ठीक है, इससे आपको प्रश्न मिलना तय है। अच्छा ये बताइए, वर्तमान में चेस चैंपियन कौन है? 84 में, 85 में, 86 में चल रहे हैं, 87 में चल रहे हैं, कौन से चल रहे हैं? आपने प्रज्ञानंदा को देखा होगा। प्रज्ञानंदा की बहन जो है, ये कह रहे हैं 84th के बारे में इनको पता है। वैशाली के बारे में ये नाम ले रहे हैं, पता है कौन है? ये वर्ल्ड चैंपियन। सोचा है वर्ल्ड चेस चैंपियन की जो कई सारे होते रहते हैं टूर्नामेंट, तो चलो टेंशन की कोई बात नहीं है, मैं हूं ना बैठा हुआ, तो मैं बता दे रहा हूँ तुम्हें। ये रहा, चेन्नई की वैशाली। बेटा इनका नाम मत भूलिएगा, मैंने तो ऐसे याद करा थी कि वैशाली नाम का मेट्रो स्टेशन भी, ठीक है, ऐसे। अब वो 84 किलोमीटर दूर, जैसे चाहे वैसे याद कर लो। तो चेन्नई की वैशाली रमेश बाबू भारत की 84वीं ग्रैंड मास्टर है। लास्ट के 5 याद रखिएगा, ठीक है, लास्ट के 5 मैंने दे रखे, 81, 82, 83, 84, 85। 83 में कौन से थे? आदित्य सामंत। 82 में कौन थे? तो भैया गोपल्ला प्रतीक। ये सब आप देख रहे हैं, ये सब साउथ क्यों होते हैं? क्योंकि उनके पास AICF 1951। पहचान समझ आ रहा है? फ्लोचार्ट कैसे बनानी है समझ आ रहा है? वो बता दिया बता समझ आ रही चीजें? गुड, लिख लो, लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि चीजें वहीं पर याद हो जाए तो अच्छा रहेगा आपको। अंतरराष्ट्रीय फेडरेशन में कौन पहुंच गया? विश्वनाथ आनंद जी, वहां भी वो उपाध्यक्ष ही बने। यहाँ भी AICF के उपाध्यक्ष थे, लेकिन यहाँ उपाध्यक्ष और अध्यक्ष कौन है? नारंग साहब अध्यक्ष है और दिव्येंदु साहब उपाध्यक्ष है। किसके? ऑल इंडिया चेस फेडरेशन, जिसका मुख्यालय भारत के अंदर है। क्या काम करता है? हर साल भारत के अंदर चेस की प्रतियोगिता का आयोजन कराता है। चेस आपको पता होना चाहिए कि चेस एक ऐसा गेम है जो भारत ने इन्वेंट करा था। इंडिया का कोई बता सकता है नेशनल स्पोर्ट्स क्या है? कोई नहीं। कभी कंफ्यूज मत होइएगा, हॉकी करते रहते हो। इंडिया का कोई नेशनल स्पोर्ट्स नहीं है, इंडिया की कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। हिंदी हमारी राजभाषा या राज्यभाषा विवाद है। हाँ बिल्कुल सही बात है, ठीक है बेटा। आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज और बताता हूँ। आपने AI का नाम सुना?
गैरपाशोवा नाम के, ठीक है, ये रशियन है, एक वर्ल्ड चैंपियन है चेस के। अब तो नहीं 1980s में रहते, एआई ने इनको बीट कर दिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उभरती हुई ऐसी एक इस समय पर टेक्नोलॉजी या तकनीक है जो चेस चैंपियन को हरा दे रही है। उसने पहले चेस इनके साथ बैठ करके गेम खेला, इनके गेम को समझा, फिर अपना पैटर्न बदल के हरा दिया। और इतना ही नहीं, एक साइंटिस्ट थे, उन्हें 40 साल लग गए रिसर्च पे। एआई ने मात्र 1.5 घंटे में उस क्वांटम फिजिक्स के समस्या को हल कर लिया, जिसको उस साइंटिस्ट ने 40 साल लगा के नोबेल प्राइज जीता। हाँ, सुपर कंप्यूटर को पहली बार IBM ब्लू को हराया था, उसके बाद IBM ब्लू ने अगले राउंड में इन्हें हरा दिया था। जो आप पूछना चाह रहे हो मैं वही बता रहा हूँ। अगर आपसे पूछा जाए कि किसने हराया था, तो IBM का कंप्यूटर था, इसका नाम था डीप ब्लू। हाँ, इसमें पहले स्कोर ये रहा था, पहले ये जीत गए थे, बाद में स्कोर ये रहा था, है ना? हाँ, मैग्नस को भी, और गो बोर्ड गेम में भी हराया था एक को। ठीक है, मजा आता है ना पढ़ने में, जितना रिसर्च करो उतना ज्यादा आनंद आता आ जाएगी। ठीक है, चलो बच्चों लोग, ये बड़ा एक अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, बताइए बताइए। हाँ, जो लोग इनको नहीं जानते हैं जान जाओ, ठीक है। क्या हुआ करने होती है? अच्छा ठीक, समझ गया। पूर्व IAS अधिकारी है 1988 बैच के, बेटा ये अधिकारी हैं, इनका नाम है नवनीत सहगल जी। ये किस संस्थान के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो चिंता मत कीजिए, दूरदर्शन की जो प्यारी आवाज आपने सुनी थी, दूरदर्शन आज भी जीवित है। इतना ही नहीं, दूरदर्शन ने हाल फिलहाल में एक ऐप भी लॉन्च करी है, जिसकी मदद से वो लोकल जितने भी पत्रकार होते हैं उनकी डाटा जुटाने में मदद कर सके। दोनों बातें बताते हैं, पहले याद रखिएगा, इसका उत्तर है प्रसार भारती। इसका उत्तर है प्रसार भारती। कौन है नवनीत सहगल? IAS ऑफिसर। आइए इनके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। बेटा ये देखो, प्रसार भारती की स्थापना कहाँ करी गई थी? तो ये याद रखिएगा कि इसकी स्थापना करी गई थी नई दिल्ली में। इसका मुख्यालय भी कहाँ पर है? नई दिल्ली में। पंखा कैच चला दिया? अच्छा, पीछे वाले बच्चे, चलो बेटा याद रखना, 1988 बैच के IAS अधिकारी हैं। क्या ये इंफॉर्मेशन काम की? नहीं, आपको 1988 बैच के अधिकारी याद नहीं रखना, लेकिन पता नहीं 87-88 के बैच के ऑफिसर इतने कमाल थे। हमारे एच जयशंकर को देख लो, रुचिरा कामबोज को देख लो, मतलब वो बैच बियॉन्ड निकला था। 87-88 गजब बैच निकला था। जितने भी होनहार काबिल, PC मोदी को ले लो, बहुत सारे लोग हैं, ये सबके सब बाजार 87 और 88 के बैच के ऑफिसर्स। खैर याद रखिएगा, प्रसार भारती के इस समय वर्तमान में CEO का नाम क्या है? गौरव द्विवेदी। क्योंकि कभी कभी आउट ऑफ द ट्रैक क्वेश्चन चले जाते हैं। आप सुनेंगे कि हमारे ये वाले भाई साहब को चयनित किया गया नवनीत को, लेकिन पूछ CEO लेगा, तो CEO कौन है? गौरव द्विवेदी। इस समय कौन बने हैं भैया देख रेख करने वाले? तो ये बने हैं चेयरमैन। चेयरमैन का मतलब अध्यक्ष। कौन? नवनीत कुमार सहगल। बेटा याद रखिएगा, प्रसार भारती ने हाल ही में PV शब्द निकाला है, जिसकी फुल फॉर्म है प्रसार भारती शब्द। इस ऐप का काम है कि जो आसपास के लोकल के पत्रकार हैं, उनकी सहायता करने के लिए, न्यूज जुटाने के लिए प्रसार भारती हेल्प करेगा, क्योंकि उनके पास इतने फंड्स नहीं हो पाते हैं। तो प्रसार भारती से संबंधित ये भी याद रखिएगा, PV शब्द। ये साइंस एंड टेक में PCS डाल देगा कि PV शब्द नाम का प्लेटफॉर्म किसने विकसित करा है? प्रसार भारती ने। प्रसार भारती के हाल ही में अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो बेटा नवनीत कुमार सहगल। प्रसार भारती के CEO कौन है? गौरव द्विवेदी। प्रसार भारती का मुख्यालय कहाँ पर है? दिल्ली में। ये मत भूलिएगा। प्रसार भारती की स्थापना कब करी गई? 1997 में। तुम में से किसी की डेट ऑफ ईयर भी हो सकती है, तो ज्यादा अच्छे से याद रखिए, मेरी तो है। ठीक है, लिख लिया? लिखते चलो साथ में। ये डेली के करंट अफेयर की तुम्हारे अपने आप ही एक मैगजीन प्रिपेयर हो रही। लो बेटा इसको बताओ, लिख लिया? वापस करूं या लिख लिया? चलिए, आज तुम्हें पता चलेगा कि जानवरों की अवैध तस्करी तो होती है, लेकिन जो समुद्री जीव जंतु हैं उनकी भी अवैध तस्करी होती है। आप लोगों ने सुना होगा बालिकाओं की अवैध तस्करी, महिलाओं की अवैध तस्करी। तो आज सुनो शार्क की अवैध तस्करी। तो चाहे नहीं, वैसे यही मेजॉरिटी यही है, आप भी ठीक करो। लेकिन आज बेटा इसका जरा उत्तर दीजिए। ये मार्च 2024 के अंदर रिपोर्ट निकाली गई है। बेटा रिपोर्ट 2 संस्थाओं ने मिलकर निकाली है, उसमें एक का नाम है ट्रैफिक और दूसरे का नाम है WWF। ये बात मत भूलना। अभी तुम कहोगे WWF क्या होता है, मैं उसमें भी डिटेल लेके आया हूँ कि भैया ये WWF बना कब था। रेसलिंग की बात नहीं करना, वर्ल्ड वाइड फेडरेशन, समझ गया? वर्ल्ड वाइड फाइटिंग की नहीं मैं बात कर रहा, वर्ल्ड वाइड फेडरेशन की बात कर रहा हूँ, वाइड फेडरेशन की।
बेटा याद रखिएगा इसका उत्तर क्या है, इसका उत्तर है एग्जैक्टली। जो बच्चे इसका उत्तर तमिलनाडु दे रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, अब आएगा आपको मजा। ये देखिए जनवरी 2010 से, आप समझिएगा जनवरी, हाँ पांडा सुंदर है, जनवरी 2010 से लेकर के दिसंबर 2022 तक की रिपोर्ट जुटाई गई, जिसमें पता चला है कि जो शार्क होती है 15,839.5। आ जाओ बेटा जल्दी आ जाओ। तुम लोग मत टिप्पणी करो, इधर देखो, ठीक है? बस बस मछली देखे इंसान ना देखे, वो इंसान इधर। तो लिखा हुआ है, बाजार ध्यान देना। पहली बात तो ये शार्क का अवैध किस तरह होगा भैया, ये तो उन इलाकों में ही होगा जहां पर शार्क पाई जाती होगी। अगर इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बिहार दिया हुआ होता तो तुम बिहार टिक मार सकते थे, सर बिहार में तो शार्क वैसे ही नहीं मिलती और वो ऐसे इलाके के पास होती। अगर यूपी दिया होता तो बिल्कुल ही टिक नहीं मारते। समझ गए बात को? तो ध्यान रखिएगा, इसका उत्तर है तमिलनाडु। बेटा ये पीसीएस छुएगा प्रश्न, मैं फिर कह दे रहा हूं। 15,839.5 किलोग्राम शार्क के पंख मिले हैं। पंख ये जो हाथ होते हैं दोनों, ये काट के, क्योंकि वो बीच से सारा नॉनवेज जो भी है भैया उनका फ्लैश निकाल लेते हैं, लेकिन उसके जो फिन्स होते हैं उसको किसी दवाई के लिए यूज करते हैं। तो इतने तो फिन बरामद हुए हैं इलीगल, पता नहीं भी कितना ऐसा किलो मीट था जो जाकर के इन्होंने बांट दिया, वितरित कर दिया। बेटा इसको लेकर के जिस दो संस्थाओं ने रिपोर्ट छापी है उसमें से एक है WWF और दूसरी है ट्रैफिक। WWF के मुख्यालय की बात करें तो स्विट्जरलैंड में है, याद रखिएगा, ठीक है? स्विट्जरलैंड, इसकी जगह का नाम है ग्लैंड, ठीक है, शायद ग्लैंड ही है। हाँ, दूसरी बात याद रखिएगा, तमिलनाडु नंबर 1 पे आता है तस्करी करने के लिए शार्क की, नंबर 2 पे, क्योंकि 5 राज्य याद रखिएगा, कर्नाटक, तीसरा दिल्ली, चौथा गुजरात, पांचवा केरल। अब इसके लिए सरकार आपको प्रीलिम्स के क्वेश्चन के साथ साथ एक मुख्य क्वेश्चन यदि बना के देना चाहे कि आप समुद्री तस्करी की हालिया रिपोर्ट या हालिया चीजों पर चिंता के विषय या फिर अपना क्रिटिक विश्लेषण दीजिए, तो आप तमिलनाडु की समस्या उजागर कर सकते हैं। एक बात है, दिल्ली में कैसे तो सकते हैं समुद्र? दिल्ली में मैं बता रहा हूँ, दिल्ली में ले जाते हैं, दिल्ली में, दिल्ली से ये सारा का सारा एक्सपोर्ट होता है चाइना में, यूएस में, हवाई मार्ग के माध्यम से, ठीक है? सही पूछा। तो पहला है तमिलनाडु बेटा, दूसरा कर्नाटक, तीसरा दिल्ली, चौथा गुजरात, पांचवा केरल। इनको क्रम अनुसार याद करिएगा। अब दूसरी बात आ जाती है सर ये वर्ल्ड वाइड फेडरेशन क्या है, तो 1961 में इसकी क्या करी गई थी स्थापना। ये गैर सरकारी संगठन है, यानी ये कह सकते हो आप नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? याद रखिएगा WWF का काम क्या होता है, तो WWF का काम सीधा सीधा होता है पर्यावरण पर मानव प्रभाव पर नजर, ठीक है? पर्यावरण पर मानव कोई प्रभाव डालता है उस पर नजर रखना, सीधा सीधा काम होता है किसका, WWF पर। ये रिपोर्ट किसने जारी करी, ट्रैफिक ने। इस रिपोर्ट को बोला गया नेटेड, इसका मतलब होता है जाल, इन इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड, अवैध, ठीक है, जीव जंतु या अवैध कह सकते हो कि वन्य जीव व्यापार, नेट यानी कि नेट का मतलब जाल के अंदर, तो कैसे भी आप कर सकते हो। इन्होंने रिपोर्ट मार्च 2024 में दी है, कृपया करके इस रिपोर्ट के बारे में भूलिएगा, ठीक है? ये WWF का लोगो है। पांडा कहाँ पाया जाता है सर? पांडा आज की डेट में कई जगहों में पाया जाता है, लेकिन इसका मूल घर जो है वो क्या है? पांडा कैसी स्पीशीज है? कुंजी प्रजाति, आक्रामक प्रजाति या पताका प्रजाति? कुंजी भी है, पताका प्रजाति भी है और ये रीजनल प्रजाति भी है जो विशेष क्षेत्र में पाई जाती है। कुंजी इसलिए है, मैं बता रहा हूँ, कुंजी इसलिए प्रजाति है क्योंकि मैंने आपको बताया था ये बड़ी बड़ी बैम्बू स्टिक खा के जंगल में अन्य जानवरों के टहलने के लिए मार्ग आसान करती है। दूसरा, ये फ्लैगशिप स्पीशीज इसलिए है क्योंकि ये चीन के अंदर पाई जाती है और टूरिज्म के लिए लोग इसे देखने आते हैं। और ये लोकल स्पीशीज भी बन के रह गई, जिसे एंडेमिक स्पीशीज मैंने बोला था, क्योंकि अब ये सिर्फ पैदा चीन में ही होता है। अगर आप इसको कहीं भी ले जाएंगे तो चीन ही पूरी तरीके से निगरानी रखेगा, याद रखना, ठीक है? क्योंकि इनकी संख्या बहुत कम बची है। हाँ, एंडेंजर्ड में थे, लेकिन अब एंडेंजर्ड से बाहर आ गए, ऐसी खबरें आ गई। करा दिए इनके 14-15 हो गए। हैप्पी बर्थडे टू 14-15। बेटा बताओ, ग्रीन क्लाइमेट फंड ने हाल ही में अप्रूव करा है, ध्यान दीजिएगा, हवाना सस्टेनेबिलिटी फंड। क्या है ये, किसने करा? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीसीएस के लिए। जब कभी आप लखनऊ जाएं, क्या सोच रहे हैं? टेंशन कोई? चलो ध्यान दीजिएगा बच्चों। हाँ बेटा, जब भी आप लखनऊ जाएं तो सिडबी घूम के आ जाए। सिडबी कम से कम 6 मंजिला इमारत है जो कि जर्जर हालत में है, तो अपनी रिस्क पे ही घूमने जाए,
मैंने उसके नीचे गाड़ी पार्क करी थी और मैंने गाड़ी में रहना ही उचित समझा था, ठीक है। तो मैं नहीं जा पाया था सिडबी के ऑफिस, लेकिन ये मध्यम लघु या इस तरीके की जो फैक्ट्रियां हैं सिर्फ पहले उनके विकास के लिए जानी जाती थी, उनको लोन देने के लिए, लेकिन हाल ही में इसने एक नई चीज और कर दी है। इसका मानना है जो भी राज्य, भारत के अंदर तो राज्यों की बात करेगा, जो भी राज्य किसी प्रकार से पर्यावरण को लेकर के, क्लाइमेट को लेकर के कुछ सुधार करना चाहते हैं, हम उनके लिए $120 मिलियन का फंड की व्यवस्था इसके पास इकट्ठा हो गया। लेकिन ऐसा इसे करने के लिए किसने बोला? तो ऐसा इसने खुद से करा, लेकिन ये एक संस्था से बड़ा प्रेरित है, और वो संस्था आगे दिखाता हूं जिसका नाम है UNFCCC, ठीक है, CCC। लेकिन याद रखिएगा इसका ये जो फंड है वो ग्रीन क्लाइमेट फंड ने मंजूरी दे दी कि ये बड़ा अच्छा काम करा है। किसने मंजूरी दी है? GCF ने। कार्य किसने करा है? सिडबी ने। तो लो जरा पहले थोड़ी बेसिक बातें जान लो बेटा। सिडबी मैंने तुम्हें बता दिया MSME जगत के लिए भारत में सबसे ज्यादा MSME को लोन देने वाली योजना का नाम याद रखिएगा। कौन सी योजना? सिडबी नहीं, योजना की बात कर रहा हूं। हमारे मुख्यमंत्री जी की कौन सी योजना है जिसमें 2 लाख का मुद्रा लोन व्यवस्था? याद है बेटा, भूलना मत। मुद्रा लोन व्यवस्था कितने हैं? 3 तरीके का जो मुद्रा लोन था वो इसी श्रेणी में दिया जाता था। मुद्रा लोन के बारे में वो जानते हैं जिन्होंने अपनी खुद की छोटी चक्की या कुछ भी ऐसा शुरू करा था, उनके लिए मुद्रा योजना वरदान थी। तो याद रखिएगा कि जो भी पुरानी योजना है मैं सारी कवर कराऊंगा, बस बताता चल रहा हूँ। ठीक है, कहीं आसपास लिख सकते हैं मुद्रा योजना, हाँ ठीक है। तो बेटा याद रखिएगा सिडबी 3 तरीके के उद्योगों के लिए पहले व्यापारियों को लोन देती थी, लेकिन अब ये एक और चीज के लिए लोन देगी जिस चीज को इसने बोला है अवाना सस्टेनेबिलिटी फंड। क्या एम है, उद्देश्य क्या है? कार्बन उत्सर्जन वाले और जलवायु अनुकूलन व्यवसायों में निवेश करेगी। ऐसे राज्यों को फंड देगी कि तुम इस तरीके के व्यवसाय पे बढ़ावा करो, देखो बढ़ाओ। जैसे अगर आप सौर ऊर्जा के लिए वो सोच रहे हैं कि हमें प्लांट डाल दें, तो आप सिडबी में लोन अप्लाई करेंगे तो सिडबी कहेगी तो बड़ा अच्छी बात है, तो आपको आसानी से लोन मिल जाएगा। सीधी बात समझे? तो अब सवाल ये आना चाहिए बच्चों कि ये क्या चीज है। सिडबी का लोगो याद रखिएगा। सिडबी की स्थापना आने वाली है 2 अप्रैल 1990 को, हेडक्वार्टर लखनऊ में। बेटा ग्रीन क्लाइमेट फंड क्या होता है? तो याद रखिएगा ग्रीन क्लाइमेट फंड जो है वो किसके द्वारा जारी किया गया था? तो ये 2010 में बनाने की बात हुई थी, 2015 तक पूरी तरीके से लागू कर दिया था। इसको लाने वाली संस्था थी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये सब जलवायु से जुड़ी हुई है, सब की सब। एग्जैक्टली क्योटो प्रोटोकॉल जो मैंने पढ़ाया था वो सब इसी से संबंधित था, अर्थ समिट भी इससे संबंधित था। अब वापस आ जाइए इसमें बेटा, याद रखिएगा ये करता क्या है? ग्रीन क्लाइमेट फंड। तो सिडबी अपने राज्यों को लोन दे रहा है, तो ग्रीन क्लाइमेट जो आपका फंड है ये विश्व में ऐसे हर देश को लोन देता है जो पर्यावरण से लेकर के समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिन पे तकनीक नहीं है, उनके तकनीक के विकास के लिए ये उनको फंड मुहैया कराता है, ताकि जितने भी डेवलपिंग नेशंस हैं वो बेहतर टेक्नोलॉजीज की तरफ बढ़ सके, जिससे पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचे। बात आई समझ में? ग्रीन क्लाइमेट फंड क्या होता है? ग्रीन क्लाइमेट फंड जारी कराने वाला कौन है? तो UNFCCC। अब तो पहले मेरी तरफ तुम्हें जानना होगा UNFCCC क्या होता है, नहीं जानना? चलो जनवा देते हैं। लो भैया याद देखो, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि तुम सब बच्चों ने पिछले साल उधर बैठ के पढ़ा था कि कोप 27 मीटिंग हुई थी शर्म अल शेख इजिप्ट में, और इस बार कोप 27 हुई है दुबई में, संयुक्त अरब इमारात में, जो अभी नवंबर-दिसंबर में पूरी हुई है, भूलना मत बेटा। ये जो कोप 28 की मीटिंग हुई है ये जलवायु परिवर्तन पर होने वाला कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बोला जाता है। प्लीज ध्यान रखिएगा, अगर तुम्हें सिडबी ध्यान आए तो तुम्हारी खोपड़ी के अंदर एक फ्लोचार्ट बन जाना चाहिए। सिडबी, ग्रीन क्लाइमेट फंड, UNFCCC, कोप 28। अगर ये गोला पूरा नहीं हो रहा तो तुम मेंस का आंसर नहीं लिख पाओगे, इसे लिंकेज कहते हैं। मेरी बात समझना, मेंस के क्वेश्चन के लिए आपकी बुद्धि कैसे काम करेगी? तो भैया आपने लिखा सिडबी का, ठीक है, अवाना सस्टेनेबिलिटी फंड, उसके बाद आपने ऐसे करके हल्का सा बोला आगे लेगा, अच्छा ग्रीन क्लाइमेट फंड था, ये कौन जारी कर रहा है? UNFCCC की अभी हालिया मीटिंग कोप 28 हुई है, इससे जस्ट पहले कोप 27 हुई थी, लेकिन ऐसी एक और मीटिंग भी चल रही है जो कोप 25 बेलेम ब्राजील में प्रस्तावित है 2025 के अंदर। अगर ये डायग्राम पूरा हो गया तो तुम्हारा मेंस का आंसर हो गया। इस डायग्राम के अंदर जितने पहलू उस पर थोड़ा थोड़ा विचार कर दो कि भैया अवाना सस्टेनेबिलिटी फंड वही काम कर रहा है जो ग्रीन क्लाइमेट फंड दिया जाता था, वो देशों को बांट रहा है, ये अपने भारत के अंदर राज्यों को बांट रहा है। सिडबी के बारे में 2-4 लाइनें लिख दो, ऐसे GS1 का क्वेश्चन पूरा होता है। बात आई इसमें?
बात आई बच्चों समझ में कि नहीं? क्योंकि कनेक्टिविटी जरूरी है। मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे ही मैंने लिखा मान लो अवाना सस्टेनेबिलिटी फंड, तो इससे पहले मुझे याद आ जाना चाहिए सिडबी। अब ये सिडबी ने क्या करा, ये फंड निकाला। ये फंड किससे? तो भैया ग्रीन क्लाइमेट। ये किससे? UNFCCC। ये संस्था किस पे काम कर रही है? इससे मीटिंग हुई है COP 27 COP 28। और ये किस पे काम करते हैं? तो भैया जलवायु परिवर्तन या कुल मिलाकर के क्लाइमेट। अगर ये गोला तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा ना बच्चों, तो तुम्हें मेंस के आंसर में कनेक्टिविटी खटाखट आ जाएगी। समझ? हाँ, COP 25 प्रस्तावित है, ये विलंब है। देखो COP अलग अलग प्रकार की होती है। ये COP 25 का मतलब ये नहीं कि 28 के पहले वाली है बेटा। ये COP में अलग बैठ रहे हैं। इस COP के अंदर ओजोन लेके बैठ रहे हैं, तो किसी COP के अंदर लेके बैठ रहे हैं कार्बन की समस्या, किसी COP के अंदर लेके बैठ रहे हैं कुछ। तो COP कई प्रकार की होती है। ये सारी COP का कवरेज हम यही क्लास के अंदर करेंगे, चिंता ना करो। समझ आ रहा? ठीक है, चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा, ये भी मैंने इसके बारे में लिख ही दिया है। ये अभी जो मीटिंग हुई है हाल फिलहाल की 30 नवंबर से 13 दिसंबर। अगला इवेंट जो होना है COP 28 के बाद COP 29 कहाँ होगा? तो बाकू में 2024 में इसी वर्ष देखने को मिलेगा। ठीक है, यानी पहले हुआ था सरमन सिंह, उसके बाद कहाँ हो गया? तो भैया यहाँ दुबई में हो गया। अब दुबई के बाद कहाँ देखने को मिलेगा? बाकू में। चलो लो ये बताओ। हाँ बता, चीजें देखो, करो क्वेश्चन का आंसर करो। हाँ बस तुम देख लो, तुम सनी नहीं लिखा उसमें, लिख के काट देगी वो। हाँ सही बात है, तुम अपना देखोगे। चलो ये देखो बच्चों, इसका उत्तर दीजिए। अब एक और कमेंट है बस, और भी उधर से आएगा कमेंट, भी इधर से आएगा, फिर मेरे तक आ जाएगा, तो मैं पहले ही कर दे रहा हूँ। देखो इधर हाँ बेटा, मार्च 2024 में किसने मुंबई में, अब समझिएगा भारत के अंदर तुम सभी ने पढ़ा होगा, प्रयागराज के पास में मिर्जापुर है, वहां से कैसे खंड से सीधी लाइन जाती है। क्या होते हैं ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम? तो समझ के चलिएगा, कभी बुद्धि लगाई कि यहाँ से तुम 5 बजे बैठे और तुम्हारी फ्लाइट दिखा रहा है कि तुम 3 बजे उतर जाओगे। सुबह के 5 बजे बैठे, 3 बजे अमेरिका उतर जाओगे। लेकिन अमेरिका में 3 बजे की बात करो तो उनके तो वहां हो सकता है रात के 8 बजे जाओ। तो ये समय का मिलान कैसे किया जाता है? उसके लिए जिम्मेदार है ये समय रेखा, जिसे बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। हर देश के पास अपना इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होता है। हम 5.5 घंटे आगे चल रहे हैं, 5 + 30 आवर्स। क्यों आगे चल रहे हैं? ताकि जो 180 डिग्री का गोला घूम के आ रहा है आधा वाला, वैसे तो 360 डिग्री बनता है, लेकिन जब हम इधर से आधा घूमेंगे और इधर से आधा घूमेंगे तो इनको बराबर करने के चक्कर में हर देश को अपने यहाँ कहीं ना कहीं स्थापित करनी पड़ती है एक समय रेखा। बात आई समझ में? लेकिन अब सर मुंबई में क्या हो रहा है? तो पहले इसका उत्तर तो तुम्हें इंटरेस्टिंग तथ्य बताता हूँ। पीयूष गोयल, अरे वाह, इन बच्चों को तो सब पता है साथ। चल बेटा याद रखिएगा, हाल ही में पीयूष गोयल, कौन है पीयूष गोयल? हाँ उत्तर ठीक, राज्यसभा। अच्छा, और चल याद रखिएगा, अभी लाइन कहां से जाती है? तो ये जितने भी इलाके लिखे हुए इनके नाम याद रखिएगा, क्योंकि इन्हीं जगहों से लाइन गुजरती। तो सर हम ये लाइन देखने जा सकते हैं? नहीं बेटा, ये आर्टिफिशियल लाइन है, बस बताया गया। ऐसा नहीं कि तुम जाके खड़े हुए और नीचे जो है वो कॉकरोच के लिए डालने वाला आता है पदार्थ, ऐसे रेखा पड़ी हुई होगी, तुम उसे ऐसे पैर से करोगे। हाँ, ऐसा नहीं बेटा। तो ये जो रेखा होती है आर्टिफिशियल या वर्चुअली डिवाइडेड होती है। याद रखिएगा, अब हमने करा क्या है, तो अभी तक साइबर अपराध बहुत बढ़ गए और साइबर अपराध में नैनो सेकंड की मैटर रखता है। अगर किसी ने यूपीआई ट्रांजेक्शन करी तो उसमें 45 बच गए, 45 तो बचते ही नहीं, 24 तो बचते हैं। तो 24 का मतलब हुआ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से रात के 12 बजे। अब किसी ने ट्रांजेक्शन करी 12:33 0.1 सेकंड, तो अब ये तक की एक्यूरेसी हमें मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे केंद्रीय उपभोक्ता मंत्री, भैया कंज्यूमर जागो, ग्राहक जागो, उसके मंत्री जी पीयूष गोयल हैं। उन्होंने मुंबई के अंदर एक नए प्रकार के इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के रिप्लेसमेंट हेतु हमारे इंडिया ने एक सैटेलाइट बनाई जिसका नाम है नाविक, उससे जोड़ दिया। अभी तक हम जीपीएस की मदद से देखते थे, टाइम जोन को लेते थे, लेकिन अब इंडिया ने अपनी नाविक सैटेलाइट पे सारा भार शिफ्ट कर दिया है। यानी हमारी जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की रेखा है वो तो जो कि त्यो रहेगी, उससे जो दिख रहा है वो दिख रहा है, लेकिन हम अब किस पे शिफ्ट कर गए हैं? नाविक पे। याद रखना ना, ये कर दिया बेटा। ये नाविक हमने
जिद में आके बनाया है, क्योंकि कारगिल वॉर के समय जब हमने अमेरिका से कहा था कि हमें पता लगाना है कि दुश्मन किस तरफ बैठा है, क्योंकि जो टाइगर नामक चोटी थी उसकी ऊंचाई काफी ज्यादा थी और जो ये गद्दार पाकिस्तानी थे ये दूसरी तरफ से अटैक कर रहे थे ऊंचाई से। तो इस वजह से हमने अमेरिका से मदद मांगी थी कि हमें जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम अपना एक्सेस दे दो ताकि हम देख पाए, लेकिन इन मक्कारों ने हमें एक्सेस नहीं दिया, उसकी वजह से हमें अपना ही बनाना पड़ा और आज इंडिया के पास में नाविक, ठीक है। तो अब हमने नाविक यानी खुद के जीपीएस सिस्टम पे सारी चीजें शिफ्ट कर दी। इससे फायदा क्या होगा, इससे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हमारा ज्यों का त्यों रहेगा, तुम्हारी घड़ी भी ज्यों की त्यों रहेगी, लेकिन साइबर अपराध के अंदर समय की गणना करना नैनो सेकंड तक की पॉसिबिलिटी की एक्यूरेसी ये प्रदान कर रही है। बस इतनी बात याद रखनी, बताइए समझ में। साइबर सिक्योरिटी के उद्देश्य से और ट्रैकिंग करने के उद्देश्य से। खैर चलो भाई इसका उत्तर दे दो, इस पर ज्यादा डिटेल डिस्कस नहीं करेंगे। याद रखिएगा हाल ही में मैक्स वेरस्टेपन बॉर्न द सऊदी अरेबियन, तो तुम्हें रेड बुल। अच्छा बेटा सबसे पहले तो तुम्हें इस प्रश्न में 3-4 सवाल याद रखने हैं। खिलाड़ी का नाम क्या है? मैक्स वेरस्टेपन। तुम्हें ना याद रख पाए तो भैया मैक्स वीरप्पन याद रख लो। देखो खोपड़ी में चीजें बिठानी होती हैं, तो वेरस्टेपन नाम का कभी मेंस में सवाल तो आएगा नहीं, तो तुम मैक्स वीरप्पन याद रखो। वीरप्पन की एक इमेज बनाओ दिमाग में और सोचो वो चला गया सऊदी अरेबिया और जाके चला रहा भैया कौन सी गाड़ी? जो भी चला रहे हैं। तो फिलहाल किस कंपनी ने उसे खरीद लिया? रेड बुल ने। यानी रेड बुल कंपनी का आधिकारिक ड्राइवर है जिसका नाम है मैक्स, जिसे मैंने वीरप्पन बोल दिया है। और कहां पर इसका आयोजन करा गया? तो भैया सऊदी अरेबिया में। जो आयोजन करा गया उस प्रतियोगिता का नाम है ग्रांड प्रिक्स, ठीक है, जीटा। इस तरीके से कई चीजें याद रखिएगा प्लीज। ये है ये भाई साहब ये, ठीक है। अब ये पता नहीं जिला अस्पताल में अपनी मशीन ढूंढ रहे हैं, कान की खो गई, लेकिन कुछ तो कर रहे हैं, ठीक है। तो मैक्स वीरप्पन याद रखिएगा, ठीक है। चलो भाई लो इसका उत्तर भी दे दो। ये बहुत जरूरी प्रश्न है क्योंकि ये पॉलिटी को छूड़ा तुम्हारे पॉलिटी विषय के अंदर आ जाते हैं। तेज तो बहुत स्लो हो रहा है, कोई बात नहीं। 100 के लिए तो यही अगर अभी बाजी नाम रवि होती 4 लाख लगाए होते तो सुबह 6 बजे यस सर हाँ ऐसे कहते हुए वही खा लेते। मुफ्त की चीज किसी पसंद नहीं आती। मुझे पता है मैं दिल्ली कोचिंग में था, सुबह सुबह बिना नहाए ऐसे मुंह खोल के पहुंच जाता था जीने पे, क्या रे वो आगे ना बैठ जाए। और सिर्फ आगे क्यों? ताकि सर से आई कांटेक्ट रहे, आई कांटेक्ट। है कोई बात नहीं, बेचारे तेज सोच रहा हूँ रोशनी हाँ सभी के लिए कह रहा हूँ। हाँ कौन कहाँ बैठने के लिए? नहीं मैं अकेले बैठता था, मेरे आगे जो है वो सर बैठते हैं, वो आगे बैठते हैं। वो और 19 करीब होती तो यहाँ इतने नहीं पढ़ा रहे होते। आई बात समझ में? इधर ध्यान दो। इतनी डीप नॉलेज लाने के लिए लड़के ने अपना जीवन कुर्बान कर रखा। यहाँ इन्हें चलता नहीं। चलो देखो अब तुम जाओगे ना एक आध बार चले जाना दिल्ली डेमो लेने, जैसे घूमने जाओ, होली के कपड़े लेने जाओ, तो जरा एक बार किसी कोचिंग के इंस्टीट्यूट में जाकर के जो वो बैनर बांट रहे होते हैं वहाँ बैठ जाना, तब तुम्हें पता चलेगा 450 बच्चे में अकेले तुम्हारी मुड़िया जो कि दिखने में काली है उस पर कोई लड़की इंटरेस्टेड नहीं है। क्यों? क्योंकि बगल में सफेदी की झनकार बैठी हुई होगी। दिल्ली ऐसा ही है, वहाँ एक से एक बढ़ के मिलता है। दिल्ली पहुंचने के बाद मुझे तो यही नहीं समझ में आया कि कौन सा कोर्स करें यहाँ, ब्यूटिशियन का ये स्टडी का। ये लड़के सब ऐसे ही निकल के आ रहे थे, लड़कियां भी। बेटा इसका उत्तर ये होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपको मिल सकता है पीसीएस में। इसका उत्तर है 83 का 2, ठीक है, याद रखिएगा। अरे ऐसे भी याद कर लो ना, 3 + 2 5। सरकार कितने साल टिकती है? 5 साल। तो ये लीजिए ये रहा, ठीक है, ये लिखा है 83 के 2 को समझ के चलिएगा। 83 के 2 का मतलब ये है कि हाउस ऑफ द पीपल लोकसभा की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। और इससे ऊपर इसी अनुच्छेद में राज्यसभा की भी बात हो रही है। तो ये अनुच्छेद दोनों पे बात करता है, लेकिन जब 83 का 2 पढ़ोगे तो लोकसभा, 83 का 1 पढ़ोगे राज्यसभा। इसमें बताया गया है कि लोकसभा जो है उसका कार्यकाल शैल का मतलब लॉ की भाषा में मैंडेटरी होता है, यानी आप नकारात्मक नहीं ले सकते। अगर मे लिखा होता तो बढ़ा सकते थे। साथ ही बेटा ये अनुच्छेद इसलिए जरूरी है क्योंकि आपातकाल के दौरान आप 1-1 साल करके लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकते हो अनिश्चित काल तक, ठीक है। तो ये भी इसी अनुच्छेद में दर्शाया गया है, वो लिखा है सामने। और अगर इमरजेंसी हट जाएगी और अगर आपातकाल हट जाएगा बेटा, तो ध्यान रखिएगा कि आपातकाल हटने के बाद भी लोकसभा का कार्यकाल 6 महीने तक बना रहता है मैक्सिमम। जैसे आज लोकपाल का मतलब आज लोकसभा का लोकपाल है, जैसे लोकसभा का कार्यकाल मान के चलो कि बाधित हो गया और इमरजेंसी लग गई, तो जैसी इमरजेंसी हटेगी 6 महीने तक मैक्सिमम बना रहेगा, इससे ज्यादा नहीं।
ठीक है, ये तो आपको पता ही था मैंने कि कोई बिल होता है वो भी इमरजेंसी के हटने के बाद 6 महीने के अंदर अंदर लाभ अगर कर गए तो करके वरना लैप्स कर जाता है। फिलहाल ये ध्यान रखिएगा 83 का सब अनुच्छेद यानी सब आर्टिकल 2, 83 का 2 इसको मत भूलिएगा, ठीक है। ये हाल फिलहाल में आपको देखने को जरूर मिलेगा। चलो कुछ प्यारे प्यारे क्वेश्चन इनका उत्तर दे दो। बेटा 13 मार्च इसका कभी उत्तर नहीं है यार, लोग क्या हो गया, कोई बात नहीं। इसका उत्तर 16 मार्च में नहीं, जिनके दिमाग में हिट कर रहा 16 मार्च पोलियो के लिए था टीकाकरण, ठीक है। हाँ इसका उत्तर है 15 रुपए लेके जाओ उपभोक्ता बन के आओ। लेकिन तुम्हें एक मजे की बात बताऊं, ये जो उपभोक्ता दिवस है ये मनाया क्यों जाता है भारत में, और भारत छोड़ो ये विश्व में मनाया क्यों जाता है, ये आया बड़ा अच्छा सवाल। यस क्या लगता है? हाँ भाई क्या लगता है बेटा? लंची अच्छे नोट्स बनाए पढ़ती लो लांची। क्या लगता है क्यों मनाते हो? जागो रात जागो। नहीं पता? नहीं पता? इसका उत्तर दे दो, दोनों बता रहा हूं, इसका उत्तर दे दो। बेटा ये कौन सी संस्था कराती है? तो ये संयुक्त राष्ट्र का डेवलपमेंट कार्यक्रम कराता है। लोग देखो सबसे पहले इसे सीखो बेटा, कंज्यूमर राइट सिर्फ और सिर्फ एक राष्ट्रपति की स्पीच की वजह से हमें मनाना पड़ता है। अब तुम कहोगे सर जी क्या? हाँ, जॉन एफ कैनेडी ने 15 मार्च 1962 को एक हिस्टोरिक स्पीच दे दी थी कि हम सब कस्टमर हैं, दुनिया कस्टमर, तुम कस्टमर, पापा कस्टमर, बेटा कस्टमर। लेकिन ये नहीं बताया कि कुछ इलाकों में कस्टमर की बहुत वैल्यू नहीं होती है। चलो तो ये बताने का आशय उनका ये था कि दुनिया एक मंच है, हम सब कस्टमर हैं। और उन्होंने हिस्टोरिक स्पीच दी थी जिनका नाम था जॉन एफ कैनेडी, और उन्होंने यूएस के अंदर कंज्यूमर राइट्स के बारे में बहुत लंबी स्पीच दी थी। उसी दिन को उनके इस कृत्य के रूप में मनाया जाता है 15 मार्च 1962 में जागो ग्राहक जागो दिवस। ये तो नहीं भूलोगे सर हम 1962 याद कैसे रखें? क्योंकि तुम पे चीन ने आक्रमण कर दिया था, गद्दार चीन, हमारे याद रहेगा। चीन आक्रमण कर रहा था, उधर जॉन एफ कैनेडी कह रहे थे जागो ग्राहक जागो, ठीक है। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगर तुम किसी इंटरव्यू में बोल पाए, उसी दिन तुम्हारा इंटरव्यू पड़ गया 15 मार्च को, कहेंगे आज क्या है 15 मार्च, क्यों? क्योंकि सर जॉन एफ कैनेडी ने 15 मार्च 1962 को हिस्टोरिक स्पीच दी थी और चाइना इधर हम पे आक्रमण कर रहा था। चलो फिलहाल छोड़ो, अभी आ जाओ बेटा। भारत की 134वीं जो तुमने अभी रैंकिंग देखी है, उस रैंकिंग को जारी कौन करता है? तो संयुक्त राष्ट्र का विकास कार्यक्रम करता है, ठीक है। ये जारी करता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। लेकिन पीसीएस को बहुत ज्यादा प्यार मोहब्बत है फैक्ट से। कैसे? पीसीएस क्या करता है? अभी जब घटना सार पिछले साल का पीसीएस प्री हुआ, घटना सार का प्रश्न था 3 इसलिए क्योंकि पहले 2 पन्ने इंट्रोडक्शन और पैसों की बात करते हैं। उसके बाद घटना सार का जो ऑफिशियली पहला पेपर था उसमें लिखा हुआ था कि मेल न्यूट्रिशन पर बच्चों के लिए इंडेक्स आया कि बच्चों के अंदर मेल न्यूट्रिशन, स्टारवेशन, कौन कौन सी समस्या है। मानक दिए हुए थे कि बच्चों के लिए, समझ रहे हो, जो कुपोषण होता है उसकी गणना कौन करता है और उसके मानक क्या है लक्षण के। यही डिट्टो सवाल पीसीएस में उठ के आ गया। तो हो सकता है कि भैया मानव विकास सूचकांक के संबंध में ये पूछा जाए कि इसके लक्ष्य क्या क्या होते हैं, मानक क्या क्या होते हैं। तो मानक सबसे नीचे हिंदी में लिखे हैं, अवसरों, विकल्पों और स्वतंत्रता के विस्तार में योगदान चेक करता है। ये लाइन फंडामेंटल राइट की तरह भट रही। अवसरों, विकल्पों और स्वतंत्रता, अपॉर्चुनिटी, ऑप्शन, फ्रीडम, OOF। याद रहेगा? याद रहेगा? अवसर, अपॉर्चुनिटी, विकल्प, ऑप्शन सबसे नीचे लिखा है, और स्वतंत्रता। ठीक, OOF फ्रीडम। कुछ और ही पढ़, ठीक, याद रखना। क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग 134 आ चुकी है। इंडिया की रैंक अच्छी हुई है कि खराब हुई है? इस पे मेंस में अगर क्वेश्चन पूछ ले तो क्या उत्तर होना चाहिए बताओ? ये है ना मजेदार, एक ही बरस का पढ़ के आ जाओगे क्या? और ये शुरू कब किया गया था प्रोग्राम? हाँ बताओ भाई। हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो रैंकिंग है वो गिर रही है कि बेकार हो रही है? चलो ये तो हो गया, रिसर्च करना, रिसर्च करिएगा। हाँ भाई 34-35 याद करना, ठीक है। चलो वो जो सवाल थे उनके साथ में तुम्हें स्टैटिक ज्ञान मिल गया, उसमें रोबेला वोबेला और ये सब जो भी वायरसेस के बारे में था वो जिक्र हो गया। अब सीए पे जिक्र करना है हमें और ऑस्कर पे करना है। बेटा अभी ऑस्कर आया, अब हमारे मित्रों ने अपने कुत्ते का नाम ही ऑस्कर रख दिया, ये भी सही है। तो भाई ये तो देखो मानव की सोच है, वो ऑस्कर कुत्ते माने या उन्नीक माने, समझो।
मनोरंजन की दुनिया में इससे बड़ा अवार्ड किसी को नहीं दिया जाता। तो सब पहले मिले तो बेटा इसमें नामांकन होने के लिए इस बार खुलासे होंगे कि भारत से कौन सी पिक्चर ऑस्कर में पहुंची, भारत में कितने समय से कौन सी पिक्चर नहीं जीती, भारत के अंदर लघु फिल्म कौन सी है जिसको अवार्ड मिला। पिछले साल ऑस्कर में बड़ा पॉपुलर एक नाम हुआ था द एलिफेंट विस्पर, सुना था? तो एलिफेंट विस्पर क्या थी, ये सारी रोचक जानकारी हम कवर करते हैं। पहले तो बिल्कुल ही गांठ बांध के याद कर लो कि तुम्हारी दादी 96 वर्ष की हो गई, क्योंकि ऑस्कर के इस बार जो संस्करण था वो था 96 2024 में 96। बेटा इसी ऑस्कर को प्यार से बोला जाता है अकादमी पुरस्कार, अकादमी पुरस्कार, अकादमी पुरस्कार। ठीक है, ये जब से आयोजित हुआ है वो वर्ष है मई 1929, मई 1929। इस साल मार्च के 10 तारीख को आयोजित किया गया। ठीक है, और कहां आयोजित किया गया? तो लॉस एंजेलिस में किया गया। यहाँ डॉल्बी नाम की स्पीकर साउंड बनाने वाली कंपनी है, उसने अपना एक थिएटर बनाया है बहुत बड़ा। जैसे इंडिया के अंदर थिएटर है आपका जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर, ऐसे ही एक सेंटर है बहुत बड़ा, यहीं पर ये आयोजन कराया गया। कर लो, डाउनलोड कर लो, तुम जैसे पढ़ो थोड़ी, तुम पुलिस मत बनना, बाकी सब पुलिस बन जाएंगे, तुम उनके घर दूध और दही पहुंचाना, मेहनत मत करना बाजार। ठीक, और फिर वैसे भी सरकार 100 रुपए फॉर्म भरवा ही रही है रिक्शा के लिए, क्यों? 100 रुपए का ही है फॉर्म, ले लेना मुझसे, पढ़ना लिखना मत। ठीक है, चलो बेटा याद करो ये लो। अब देखो ऑस्कर क्षेत्र में याद रखिएगा, सबसे पहली बात तो ये फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है। सर फिल्म क्या है? फिल्म एक आर्ट्स है। किस कैटेगरी में? एंटरटेनमेंट कैटेगरी में। जैसे मैं चीजें बता रहा हूँ ध्यान से सुनना, सारे आंसर तुम बना लो। सबसे पहली बार ये कब दिया गया था? 1929 में। इसे प्रदान कौन करता है? कोई एक संगठन, कोई एक संस्था तो होगी जो ऑस्कर देती है। इसमें सवाल बनेगा, उसका नाम है अम्पास, AMPAS, अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस। क्योंकि हम कला को यानी आर्ट्स के अंदर एक कैटेगरी है मनोरंजन, एंटरटेनमेंट, उसके अंदर ये अवार्ड दिया जाता है। कौन सा देश है जिसने ये अवार्ड देने की प्रथा शुरू करी? अमेरिका, क्योंकि अमेरिका कैपिटलिस्ट देश है, उसने ही हॉलीवुड वगैरह का निर्माण शुरू कराया कि पिक्चरें बनाओ पैसा कमाएंगे। कैपिटलिस्ट पूंजीवादी विचारधारा का देश। ठीक है, याद रखिएगा। कब शुरू किया गया पहली बार? 1900, कोई डाउट यहां तक? 1929। कौन सी संस्था प्रदान करती है? अम्पास। 96वां ऑस्कर अवार्ड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा ये इस बार कुछ मानक हैं, जरा इनको देख लीजिएगा। इस बार जो मूवी गई है जिसको बेस्ट मूवी में रखा गया है, ये साइंस मूवी है विच इज बेस्ड ऑन रियल इंसिडेंट, सत्य घटना पर आधारित है। रॉबर्ट जे ओपेनहाइमर नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटॉमिक बॉम्ब बनाया था। उनकी जिस प्रोग्राम के अंदर वो काम करते थे अमेरिका का मैनहट्टन प्रोजेक्ट था। बेटा इस साइंटिस्ट के बारे में एक चीज बड़ा प्रचलित है जो मैंने कल भी बताई थी। ये जो साइंटिस्ट भैया थे इन्हें गीता पढ़ने का बड़ा शौक था और ये गीता हमेशा अपने सिरहाने रखते थे और गीता के श्लोकों को इन्होंने अपनी जीवनी में कोट किया है। ठीक है, बहुत ध्यान देना, इसलिए मैंने टॉपिक बदला, बस बाद में कर लेना, नहीं करना तो मत आया करो क्लास में, लेकिन आओ तो पढ़ लो, सिखा ही रहा हूँ। ठीक है, दूसरी बात याद रखिएगा, ओपेनहाइमर मूवी कब रिलीज हुई थी? 2023 में। अभी तक सबसे ज्यादा ऑस्कर अवार्ड इसी मूवी ने जीते हैं, 7 ऑस्कर अवार्ड जीते हैं। ये साइंटिस्ट की लाइफ पे बनी हुई थी। इसी पिक्चर को निर्देशित किया है जो डायरेक्टर है, उन्हें भी बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड मिला है, जिनका नाम है क्रिस्टोफर नॉलन। क्रिस्टोफर नॉलन, क्या नाम है? क्रिस्टोफर नॉलन। लेकिन याद रखिएगा इसी पिक्चर के जो बेस्ट हीरो का अवार्ड मिला है वो इसी मूवी के लिए मिला है किलियन मर्फी को, किलियन मर्फी को। लेकिन जो हीरोइन है वो इस पिक्चर की नहीं है। हीरोइन को जो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है बेटा वो किसी दूसरी मूवी के लिए मिला है, कंफ्यूज मत होना है। मतलब ज्यादातर अवार्ड इसी मूवी के लिखे हैं, बस जिसपे मैं सर्किल करूंगा वो अवार्ड अलग है। ये क्योंकि ये किस पिक्चर के लिए दिया गया है? पुअर थिंग्स मूवी। अब इनकी परफॉर्मेंस पुअर रही तभी तो इनको ऑस्कर उस पिक्चर के लिए नहीं मिला, दूसरी पिक्चर के लिए मिल गया। तो ऐसे याद कर लेना कि पुअर थिंग्स मूवी। ठीक है, ध्यान से देखना बेटा, किलियन मर्फी इस समय का लीडिंग एक्टर है। और इतना ही नहीं, इसी मूवी के अंदर आप कह सकते हो सहपाठी वाला, जिसे कहते हैं कि लीडिंग रोल के साथ सपोर्टिंग एक्टर। सपोर्टिंग एक्टर के अंदर हमारे आयरन मैन को भी मिला है पुरस्कार ऑस्कर का। अभी दिखाएंगे, आयरन मैन की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, जूनियर की। चलो बढ़िया आदमी है, बोला क्या दिखाया विलेन? हाँ, तो हर जगह अच्छा थोड़ी ना ले लेंगे। अब ध्यान देना, मैं तुम्हें एक वर्गीकरण दिखाने जा रहा हूं, उस वर्गीकरण को बेटा ध्यान से देख लेना।
ये वर्गीकरण तुम्हें एज इट इज उतारना है और ये वर्गीकरण का मतलब समझो। सर ऑस्कर क्या है? तो ऑस्कर आर्ट्स के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक अकादमी पुरस्कार है। सर आर्ट के अंदर बहुत क्षेत्र होते हैं, एंटरटेनमेंट भी होता है बेटा। इसी मनोरंजन आर्ट्स क्या हो गया कैटेगरी, उसके अंदर एक और वर्गीकरण करा एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट में जो ऑस्कर पिक्चर की श्रेणियों में दिया जाता है उसमें दो वर्गीकरण आते हैं। पहला होता है डॉक्यूमेंट्री दस्तावेज, दूसरा होता है एनिमेशन यानी चलचित्र के माध्यम से। अब इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर भी सेम दो चीजें आती हैं जो एनिमेशन के नीचे आती हैं। डॉक्यूमेंट्री के नीचे आता है फीचर शॉर्ट, एनिमेशन के भी नीचे आता है फीचर शॉर्ट। पहले ये बना लो। आप में से कभी कोई भोपाल जाइएगा, वहां पर थिएटर विजिट कीजिएगा। मुझे एक ही बार चांस मिला था, मुझे थिएटर का शौक नहीं है, लेकिन मेरे साथ में एक मित्र थी दिल्ली में, तो उन्हें थिएटर का बड़ा शौक था, तो वो थिएटर लेके गई थी। इधर देखो, इधर सामने। तो वो थिएटर लेके गई थी दिखाने, उन्होंने वहां बताया वहां मेथड एक्टिंग होती है। मतलब अगर आप उनसे जस्ट सेकंड में बोलोगे कि क्राई, तो वो इतना मतलब ट्रूली क्राई करना शुरू कर देंगे, यू वर शॉक्ड। तो मैंने कहा वाह भाई, ऐसे लोग डीआईडी जाते हैं। हाँ, एक ही बार गया था। अच्छा, तो इतना ज्ञान कैसे आता? हाँ बस ठीक है, देखो चौपड़े वगैरह की बातें चल रही हैं। अरे वाह, छोटी डायरी तुम्हारी कमाल की है, ऐसी ही घर में रख जाएगी बोले। अच्छा, मजाक कर रहा हूँ। अच्छा गुड। चलो बेटा ध्यान देना, शुक्रिया आपका इस चीज के लिए। देखिए भैया ये आर्ट श्रेणी, इसके अंदर एंटरटेनमेंट, डॉक्यूमेंट्री, एनिमेशन। याद रखना डॉक्यूमेंट्री पिक्चरों का मतलब ये नहीं होता कि किसी की बायोपिक। इसके अंदर दो पिक्चर आती है। बड़ी पिक्चर देखते हो, जिनको देखने तुम आज भी सिनेमा घर में 150-150 रुपए खर्च करके जाते हो, ठीक है। जैसे ऋतिक रोशन की कोई मिल गया 3 घंटे की पिक्चर, और भी बड़ी बड़ी पिक्चर है। लेकिन अब इंटरनेट का दौर आ चुका है, तो बेटा शॉर्ट फिल्में भी बनती है जो 30 से 45 मिनट की होती है। ऐसी एनिमेशन की कैटेगरी में फीचर फिल्म इतने मिनट की होगी, शॉर्ट फिल्म इतने मिनट की होगी। अब ध्यान देना, जो इसके बाद अगला डायग्राम हमारा, लो बेटा ये रहा। इसके बाद जो ये वर्गीकरण है उसमें याद रखिएगा बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है, क्योंकि ये बड़ी होती है। बड़ी डॉक्यूमेंट्री के अंदर दो श्रेणी है, एक फीचर एक शॉर्ट। तो जो बड़ी पिक्चर है उसका नाम आसानी से तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा, 20 दिन इन मारियोपोल। तो याद रखना जो बड़ी फीचर फिल्म है वो ज्यादा दिन लेगी। तो बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म का ऑस्कर अवार्ड मिला है 20 डेज इन मारियोपोल, इस पिक्चर को। ये याद रखना, समझ गए। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर। अब चाहे उस वर्गीकरण के आसपास लिख लो जो आप कर चुके हो, चाहे एक नया वर्गीकरण बना लो, और इनको मैं तुम्हें याद करा दूंगा ट्रिक से। कब? अभी, ठीक है। अब आलोक जो है वो आलोक गए अपनी घड़ी ठीक कराने, तो बेटा याद रखना घड़ी को इनको ठीक कराने के लिए थोड़े समय में चाहिए होगी। ये लो सेट डाल दो, उसमें छोटा समय लगेगा। तो याद रखिएगा ये रिपेयर शॉप पिक्चर का नाम ही यही है कि डॉक्यूमेंट्री छोटी फिल्म, जिसको इस बार ऑस्कर मिला है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री छोटी लघु फिल्म के में, उसका नाम ही है द लास्ट रिपेयर शॉप। घड़ी गए रिपेयर करवाने, थोड़े समय में वापस करके मिल गई। ये आप प्रीलिम्स में एलिमिनेट कर पाओगे, मैं इस लिहाज से बता रहा हूं। बेटा क्या नाम आया आपका? नाम है खुशबू किंग जॉन्ग। अच्छा खुशबू, आज आप पहली बार आई है ना? 2-3 बार पहले आई है, लेकिन बीच में ब्रेक हो गया, कोई बात नहीं। अगर करंट अफेयर आपको इंटरेस्टिंग लगे तो आपका वेलकम, ठीक है। ग्रुप में है आप जुड़ी हुई? ऑफिशियल नहीं है, जुड़वा देंगे हम। बेटा सबसे पहला डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म, क्योंकि फीचर फिल्म लंबी होती है, 90 से 120 मिनट की होती है, तो हमने यहाँ दिनों में ले आए हैं उसको, तो उसका नाम है 20 डेज इन मारियोपोल। लेकिन लघु फिल्म की बात करें तो रिपेयरिंग कराने जाओगे दुकान में कम समय में। अब देखो इसको याद रखिएगा, ये द बॉय एंड द वॉर, मैं याद करा दे रहा हूं। अरे ध्यान देना भैया, ये एक लड़का था, ठीक है। ये लड़का बड़ा दुखी था। इस लड़के का नाम था आरिफ। बेटा आरिफ की घटना उत्तर प्रदेश में सभी को पता है। आरिफ के साथ में ये हुआ था कि उसने अपना सारस पाला था। अपना सारस का मतलब वो बेचारा घायल हो गया था, और आरिफ किसको लेके आ गए थे? सारस को। सबने सारस देखा है? अपने उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है सारस, क्रेन।
तो बेटा याद रख लेना, सारस को अंग्रेजी में कहते हैं हीरोन। याद रखना, इसी क्रेन का एक और नाम है हिरन। सारस और हिरन की कहानी समझ गए। तो जब सारस को उठा करके उत्तर प्रदेश सरकार ले गई तो हमारे भैया आरिफ ने कहा कि अब मैं करूंगा वॉर, लेकिन लोगों ने उसे समझा के वॉर जो है वो छोटे समय में ही खत्म करा दिया। तो घटनाक्रम दोबारा याद रखिएगा ताकि आपको ये फैक्ट आप कभी नहीं भूलेंगे। आरिफ जो है वो परेशान थे, उन्हें एक सारस मिला, उन्होंने सारस की देखभाल करी। सारस को अंग्रेजी में हेरन भी कहते हैं, HERON। तो बेटा इन्होंने सारस की देखभाल करी, लंबे समय तक सारस को पाला, अपने पास रखा, एक लगाव हो गया। लेकिन समस्या ये आई कि जब सारस को उत्तर प्रदेश सरकार ले जाने लगी तो इनको गुस्सा आ गई, आवेग में आ गए। तो आवेग में होने के बाद जब ये वॉर करने पहुंचे तो लोगों ने समझा बुझा के थोड़े ही समय में वॉर का अंत कर दिया। अब तुम इस ये वाली जो ट्रिक है, इस ट्रिक से जरा एलिमिनेट करने का प्रयास करो। ये एनिमेटेड फीचर फिल्म ये लंबी होती है, लंबे समय तक रिश्ते बने किसके, द बॉय एंड द हेरन, यूपी सारस केस में। अब तो नहीं भूलोगे, समझ गए। और उसके जस्ट नीचे देखो लिखा हुआ है बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म, छोटी फिल्म, बड़ा आसान नाम है, वॉर इज ओवर। ना याद हो रहा हो तो बताओ, यही याद करेंगे, यही करेंगे, भूलोगे तो नहीं। सारस की घटना जब जब याद आए तो सारस को हेरन भी कहते हैं, HERON। तो बेटा जो लड़का था वो हेरन के साथ लगाव पा गया था, लगाव लंबे समय में होता है। तो एनिमेटेड फीचर फिल्म, जहां फीचर लग गया वो लंबी फिल्म, लंबा रिश्ता हमारे सारस भैया का। तो उस पिक्चर का नाम था बॉय एंड द हेरन। लेकिन जब हेरन उससे दूर हो गया तो उसने युद्ध की ठानी, और युद्ध था वो छोटे समय के लिए चला क्योंकि लोगों ने समझा दिया। तो शॉर्ट एनिमेटेड मूवी का नाम है वॉर इज ओवर। हाँ नहीं वो साइड ही नहीं होता, यही पाया जाता है। हाँ अब दिखते ही कहाँ है। लोग तो सारस को अशुभ भी मानते हैं, लेकिन सारस जो है, मैंने जब यूपी स्पेशल का डेमो दिया था, ठीक है, तो यूपी स्पेशल का डेमो मैंने बताया था कि सारस को शुभ माना जाता है। यहाँ उल्टा कंसेप्ट चलता है। सारस जो होता है वो रेनफॉल को अट्रैक्ट करता है, रेनफॉल को, तो इसलिए हमने उसे राजकीय पक्षी बनाया है। लेकिन अफसोस कुछ लोग कहते हैं कि अगर वो छत के ऊपर से निकल जाए तो पानी डालो, पानी आग लगने के संकेत होते हैं। ऐसी गाँव में एक मान्यता है। आपको जो यूपी स्पेशल पढ़ाएगा उससे पढ़िएगा, मेरे समग्र ज्ञान में एक डुबकी ना लगाए, ठीक है। ये समझ आया। अब तो मुझे ये बताओ, ये ट्रिक से तुम्हें याद हो गया, कभी नहीं भूलोगे। सर डॉक्यूमेंट्री लंबी होती है तो 20 डेज इन माय बॉय, डॉक्यूमेंट्री छोटी होती है लास्ट डिटेल्स ऑफ एनिमेटेड फीचर फिल्म, क्योंकि मैंने तुम्हें एनिमेशन के माध्यम से सारस की स्टोरी सुनाई, आरिफ की तो लंबी घटना, युद्ध ओवर हो गया तो वॉर इज ओवर। अब कुछ जटिल सवाल, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। याद रखिएगा, वर्ष 2024 में इंडिया में किसी पिक्चर को ऑस्कर नहीं मिला, लेकिन 2023 में दो चीजों को ऑस्कर मिला था। पहला RRR पिक्चर के नाटू नाटू गाने, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी, जिसमें म्यूजिक कॉपी नहीं करा, कोई चुराया नहीं है, उस गाने को बनाया था भैया किसने, ये तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए, किसने, पिक्चर बनाई थी, इसे म्यूजिक किसने दिया था, साउथ का एक बड़ा अच्छा इस समय यंग लड़का है, बहुत बढ़िया म्यूजिक देता है, इसके गाने आपने सुने होंगे। लियो वगैरह पिक्चर नहीं देखी क्या? मैं तो बस में डेली सुनता हुआ जाता हूँ, 2-4 बस वाले कहते नहीं गर्दन क्यों हिला रहा है, मैं पागल हो। अरे मतलब अच्छे सॉन्ग सुनते हैं। देखो इधर बेटा, याद रखिएगा 2024 के अंदर इंडिया की किसी मूवी को नहीं मिला, लेकिन इंडिया की पहली मूवी जो नामांकित हुई थी ऑस्कर के लिए, उसका नाम है तुम सबकी अम्मा मदर इंडिया, ठीक है, लेकिन ऑस्कर जीती नहीं थी। तो ऐसे ही याद रखिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये वाली स्टोरी याद रहेगी। लो, इस बार लेकिन नॉमिनेट हुई थी, जीती नहीं। तुम्हें जान के ताज्जुब होगा कि IPS मनोज शर्मा की जीवनी पर जो पिक्चर बनी थी 12वीं फेल, बेटा वो इस बार ऑस्कर के लिए तक नामांकित हो गई। इतना उस मूवी ने लोगों के दिल को छू लिया। अब मैं एक बात तो समझ गया हूँ, मूवी की स्टोरी से मतलब नहीं है, जो ज्यादा पॉपुलर हो जाती है ऑस्कर के लिए इंडिया से वही उठानी जाती है, क्योंकि इस मूवी में बहुत हार्ट टचिंग सीन तो थे, मैं उनकी जीवनी को डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन करियर टचिंग सीन बहुत दूर रह गए थे, ठीक है। तो ईश्वर सबको ऐसी श्रद्धा दे, वरना मन में अपार श्रद्धा रख के IAS की परीक्षा दे, ठीक है। या तो तुम्हें श्रद्धा मिलेगी या श्रद्धा के विपरीत एक परीक्षा की तैयारी करने के लिए एक और श्रद्धा मन में आएगी। और घर वालों की श्रद्धा के साथ भी विश्वासघात ना करें, ये तो पिक्चर में दिखाई नहीं। घर वालों की श्रद्धा की तुम पेपर निकालोगे, लेकिन तुम कोई और ही श्रद्धा ले आ रहे हो, बोले मैंने तुम्हारी श्रद्धा टूटने नहीं दी, ये रही 5 फीट 5 इंच की श्रद्धा, है ना। बेटा याद रखिएगा, डॉक्यूमेंट्री पिक्चर के लिए भी ये इंडिया की नहीं है, ये कनाडा की, इनका नाम है निशा पहुजा, लेकिन टू किल अ टाइगर। पिछली बार एलिफेंट की फुसफुसाहट, द एलिफेंट विस्पर कान में सुनाई दिया था, इस बार टाइगर को मारने निकल गए। इस तरीके की एक जो फिल्म है ये नॉमिनेट हुई थी, लेकिन इंडिया के पल्ले में इस बार 2024 में किसी भी प्रकार का ऑस्कर नहीं मिला। ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रहेगा। चलो
देखते तुम्हें कितना याद रहेगा, तो फिर बताओ। ऐसे कैसे छोड़ दो, प्रश्न तो लगवा ही दे 5। 96 अकादमी अवार्ड, अकादमी का अवार्ड का नाम ऑस्कर अवार्ड है बेटा। ये किस बेस्ट पिक्चर को मिला है? ओपनहाइमर। ओपनहाइमर सिर्फ बेस्ट पिक्चर लिखा है, डॉक्यूमेंट्री कुछ नहीं। तो किसको मिला? ओपनहाइमर। मैं ये मिटा दूं वरना तुम कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, चलो लो बताओ। हाँ बेटा याद रखना, एनिमेटेड शॉर्ट वॉर इज ओवर। युद्ध, गुड, वॉर इज ओवर। फैजान समझ आ रहा है? अब तो बहुत समझ आ रहा होगा कल के बाद। हाँ देखो इधर, फिल्म ओपेनहाइमर के किस एक्टर को लीडिंग रोल के लिए ऑस्कर दिया गया? बेटा उसका नाम है सिलियन मर्फी। सिलियन मर्फी। अब बेटा सिलियन मर्फी नहीं, किलियन मर्फी पढ़ना। ये ग्रामेटिकल एरर अंग्रेजों का है, हमारा नहीं। इसका नाम किलियन मर्फी है। तो सिलियन मत पढ़ देना कि बर्फ की सिल्ली वाला सिल्ली नहीं है वो। लो अगला बताओ। द लास्ट रिपेयर शो। तो सारे प्रश्न बना ले जा रहे हो, ऐसे तो तुम सब कर जाओगे। ऐसा थोड़ी ना हो रहा। मुझे क्या पता था करंट इतनी बढ़िया चल जाएगी, पता मैं सिर्फ करंट का आइडिया हो गया। आपकी बात 6-7 डेमो देंगे। हाँ बेटा ऑस्कर अवार्ड 2024 के अवार्ड विजेताओं की सूची में असत्य की पहचान करें। असत्य, असत्य। इसमें पहला ही ऑप्शन गलत है, उसमें बेस्ट एक्टर की जगह डायरेक्टर का नाम लिख दिया है, क्रिस्टोफर नोलान का। जबकि यहाँ अगर लिखा होता कि भैया एक्टर का नाम किलियन मर्फी, तब ठीक होता। तो पहला ही वाला असत्य है। बाकी ठीक है क्या? चेक करो। ईमा स्टोन को किस पिक्चर में मिला था? पुअर थिंग्स। रॉबर्ट डिनाइली को जूनियर सहायक कलाकार में। इसके अलावा सपोर्टिंग में ये हमने पढ़ाई नहीं, तो हमें मतलब भी नहीं। लो भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगला वाला प्रश्न का उत्तर दो। 2018 की बनी हुई पिक्चर एवरीवन इज अ हीरो, ठीक है, नामित फिल्म किस भाषा की फिल्म है? ये नामित करी गई 2024 में, बनी 18 में थी। ये मलयालम मूवी है, मलयालम। ठीक है, हाँ ये है सवाल तो जनवरी के। अब ध्यान देना, जनवरी पीसीएस करंट अफेयर में एंट्री मार गए हो तुम, ठीक है। तो जनवरी के करंट अफेयर पीसीएस के सारे लेके आया हूं मैं, मंथवार क्रम अनुसार पढ़ेंगे। फिलहाल ये बताओ, अभी तक की तुम्हें अगर क्लास में कोई चेंज कराना हो, बोरिंग लग रही हो, बुला के किसी और टीचर से पढ़ना हो, तो तुम अपनी वोटिंग फीडबैक दे सकते हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। बताओ एनी चेंज? ठीक है, अभी पीटी 365 मैंने आज इसलिए रोक दी क्योंकि बच्चे नए आए हैं। कल से पीटी 365 के लिए लास्ट के 20-25 मिनट रिजर्व रखेंगे, क्योंकि यूपीएससी के कांसेप्ट डेवलप करने हैं। वैसे आज भी सीए का मुद्दा मैं लेके आया हूं। अगर ये कवर हो गया और टाइम बचा तो फिर हम सीए पे चर्चा करेंगे, क्योंकि सीए इंपॉर्टेंट है, लेकिन लगता नहीं हो पाएगा। कल हम स्टार्टिंग में पीटी 365 को कवर करेंगे, ठीक है। तो बच्चों जरा ध्यान देना। हाँ तुमने इसमें फीडबैक दे दिया, बताओ डू यू नीड अ चेंज? टीचर चेंज करना है? इतना हल्के गायब हो गए। हाँ नहीं बदलवाना है, नहीं बुला लो, वो भी है नहीं, वो भी नामांकित हुए हैं, 2 टीचर हुए हैं। अगर आपको कोई आपत्ति हो तो आप कह सकते हैं, वो आ जाएंगे पढ़ने, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आई हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, मैं बहुत बिजी टीचर हूं ब्रदर, तो मेरे चर्चे लखनऊ तक है, देखिएगा। तो अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। हाँ नहीं, लखनऊ में नहीं रह सकता। कमल कीचड़ में खिलता खिल गया, नहीं खिल गया, अब कमल उठ के जा रहा है नई पॉलिटिकल पार्टी में। चलिए देखिए बेटा, आई विश कि ये लास्ट ईयर हमारा और आपका दोनों का ही सत्योदय हो, ताकि आप भी सेलेक्ट हो जाओ और मैं भी सेलेक्ट हो जाऊं। मुझे भी यहाँ दोबारा करके मानसिक तनाव वाली चीजें ना झेलनी पड़े और ना करना पड़े, है ना। तो अभी कुछ भी अपना प्राइवेट स्टार्टअप कर लेंगे, लेकिन इसमें नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर आपके पास नॉलेज है तो आप कुछ भी कर सकते हो, आपके पास स्लाइड बनाने का तजुर्बा है तो खैर ठीक है। आई नो व्हाट आई हैव टू डू। यहाँ आ जाओ सामने। बेटा अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर में स्थापित होने वाली मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा किस तिथि को निश्चित की गई है? ठीक है, अब सवाल मेरा तुमसे ये आता है कि ये 22 जनवरी 2024 तक की यात्रा इतनी पुरानी है जितने पुराने में सरकारें बदल गई। आपको पता होगा कि अयोध्या के अंदर एक विवादित स्थल बना दिया गया था, जिसको बाबरी मस्जिद को ढाने की बात हुई थी, और वहां पूरा ये जो लिखा हुआ है ठीक है। अब ठीक है, चलो भैया, हम किसी भी प्रकार से न्यायालय की कोई अवहेलना नहीं करते, ये ह्यूमन एरर है।
ठीक है, तो ये हो गया ना अपना कॉपीराइट। चलो ठीक है बेटा, ध्यान दीजिएगा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस बात में बाबरी मस्जिद को हटाकर पुनः प्रभु श्री राम जी जन्मभूमि मंदिर स्थापना करने के निर्देश दिए गए थे, बताओ। अब मैं तुम्हें पीसीएस का टेस्ट दूंगा आज, तो तुम्हें पता चलेगा पीसीएस के लिए कितना खतरनाक नॉलेज नहीं चाहिए, रट्टाबाजी से भी निकल सकता है, लेकिन चलो हम डिस्कस करेंगे। तो बेटा याद करना, ये डेट कोई नहीं बोलेगा, 2 और 2, ठीक है, तो याद रखना, गुड। 2024 22। अभी आ जाओ जरा इस पे, सबसे पहले इस पे भी नजर डाल लो। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि एक और जगह पर भी भव्य मंदिर का निर्माण किया गया है, वो गल्फ कंट्रीज में से एक देश है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, यूएई। कौन कह रहा है यूएई? लो पहले जरा ये तथ्य देख लो बेटा, इस मंदिर का निर्माण कितने एकड़ में किया गया है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, निश्चित मिलेगा। 2.7 एकड़ की जमीन में कुल निर्माण क्षेत्र कितना है, 57,400 वर्ग फुट। मंदिर की कुल ऊंचाई कितनी है, 101। भले ही तुम ये ऊपर के सारे पॉइंट मिस कर दो, लेकिन 2.7 एकड़ मत भूलना, एवं इसके वास्तुकार का नाम बिल्कुल मत भूलना। बेटा मंदिर के अंदर मूर्ति के वास्तुकार अलग है, मंदिर के प्रधान वास्तुकार अलग है। मंदिर के प्रधान वास्तुकार का नाम है चंद्रकांत सोमपुरा, चंद्रकांत सोमपुरा, याद रहेगा, भूलोगे तो नहीं। और बेटा इसके लिए जो निर्माण सामग्री का प्रयोग हुआ था वो राजस्थान से मंगाई गई थी, ठीक है। उसके बाद ये आ जाइए, रामलला, प्रभु रामलला जी की जो गर्भगृह के अंदर मूर्ति की स्थापना करी गई थी, उसके लिए हमारे क्लास में से एक लड़का गया था, इसका नाम अरुण था, फिर वहां जाके योगीराज बन गया, तो फिलहाल अरुण योगीराज बन गया, ठीक है। रामलला जी की मूर्ति की हाइट बताएं, हाइट बेटा 4.25 फीट। अगर ये इतने फैक्ट तुम्हें नहीं याद है तो तुम कर लेना, क्योंकि 125 करोड़ भारतीयों में से जितने भी भारतीयों को दुख हुआ हो उससे कंपटीशन को लेना देना नहीं, जितनों को खुशी हुई है उससे भी लेना देना नहीं। उसका मानना है कि राम मंदिर बनने के बाद जो चीजें फैक्ट में आ रही है वो प्रश्न बनेगा ही बनेगा, क्योंकि 22 जनवरी को स्पेशली स्कूल कॉलेजेस की छुट्टी कर दी थी, और जब गवर्नमेंट कोई चीज को सेलिब्रेट करती है तो उसको गवर्नमेंट पीसीएस में एक अच्छे लेवल पर प्रश्न पूछेगी। साथ ही ये भी याद रखिएगा कि बेटा ये कुछ चीजें, इस मंदिर को किस शैली पर बनाया है ये ध्यान रखिएगा, इसको नागर शैली पर बनाया। 3 शैली होती है मंदिर निर्माण की, कौन कौन सी? बेसर, नागर, और याद रखिएगा इनमें से इन शैलियों पे प्रश्न बन सकता है, चाहे पूरे राम मंदिर पे ना बने, कि इसमें से कौन सी शैली ऐसी है जिसके बगल में एक तालाब होना जरूरी था, मुख्य द्वार होना जरूरी था, मंडपम जरूरी था, गर्भगृह जरूरी था। इस तरीके से आपको माइक संजय कुछ बहुत सारी मंदिर आकृतियां पढ़ाई होंगी, एक बार उसको रिवाइज कर देना, प्रश्न मिलेगा। और याद रखिएगा इसका निर्माण करने वाली कंपनी भारत की जानी मानी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, वेरी गुड, L&T, जिसका नाम है लार्सन एंड ट्रोबो। तो बेटा ये लार्सन एंड ट्रोबो जो कंपनी है ये 1885 में पुर्तगाली कंपनी है, वर्ल्ड वॉर सेकंड तक इसने काम करा है, और ये पहले जहाज बनाती थी जहाज। इसका इतिहास बहुत पुराना है, इसमें इंटर्नशिप करी है मैंने 1 महीने लीगल फर्म में, ठीक है। चलो इसलिए मुझे इतना पता है, ये हमारे कॉलेज से लीगल फर्म के लिए इंटर्नशिप के लिए भेजे जाते थे कैंपस से, इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट दिल्ली। चलो फिर आ जाओ, अब याद रखिएगा, ठीक है। रामलला की मूर्ति का स्वरूप भी याद रखिएगा, 5 वर्ष के हिसाब से प्रतिमा दिखाई गई है उनकी, ये बाल रूप में। मूर्ति की भैया पोजीशन क्या है, तो खड़ी मूर्ति। इससे ज्यादा आपको नाम नहीं याद रखना, लेकिन बस ये याद रखिएगा नई मूर्ति का नाम भी है अचल प्रस्तावित है। तो क्या एक मूर्ति और बनेगी? ये तो हटेगी नहीं वहां से, लेकिन एक स्थापना और मूर्ति की होगी जिसके बारे में पढ़िएगा। अब आ जाओ इस पे, तो बेटा याद रखना, ये देखो अबू धाबी के अंदर एक नया मंदिर और बना दिया गया, लेकिन अब तुम्हारे दिमाग में ये आ जाएगा सर ये बाप्स क्यों लिखा है, तो भैया ये BAPS को गलत ना पढ़े, इस BAPS का अपना मतलब है, ये देख लीजिए, इसको याद रखना। इसकी फुल फॉर्म पीसीएस के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो तुमसे बिल्कुल भी 1 नंबर नीचे वाला क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि मंदिर का निर्माण कहाँ हुआ, वो पूछेंगे किस संस्था ने मंदिर बनवाया। तो बेटा ये स्वामी नारायण जी की संस्था है, ये पूरी संस्था के बारे में तुम्हें बताता हूँ, याद रखना। वेब्स की फुल फॉर्म है वोचस निवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था, ठीक है, याद रखना। इस संस्था के बारे में रोचक चीजें तुम्हें बताता हूँ, ये आ जाओ, याद रखिएगा 27 एकड़ की जो भूमि दी है वो किस व्यक्ति ने दी है, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रिंस ऑफ अबू धाबी, वहां के जो शासक, वहां के जो राजा हैं, उनका नाम मत भूलिएगा, उनका नाम है शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। सर पहले याद तो तभी ना भूलेंगे, ठीक है।
बेटा इन्होंने सितंबर 2019 में मंदिर बनाने के लिए लीगल दस्तावेजों पे हस्ताक्षर कर दिए थे। दिसंबर 2019 में कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया था। मंदिर 108 फीट ऊंचा है, 262 फीट इसकी लेंथ चौड़ाई है, सॉरी 180 फीट इसकी चौड़ाई, लंबाई 262, और मंदिर स्टैंड करता है 108 फीट टॉल, ठीक है। नीचे पोडियम है। 200 से ज्यादा वॉलंटियर इस मंदिर के अंदर आते रहते हैं और इसमें विभिन्न देशों के लोग आते हैं। इसमें जो कारीगर इन्वॉल्व हुए उन्होंने 6,90,000 घंटों में इसको बनाया है। ये किसको समर्पित है, किस धर्म को, हिंदुइज्म को। इसके बारे में याद रखिएगा। रीजन कौन सा है, अबू धाबी। तो बेटा अबू धाबी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का कैपिटल है, राजधानी, याद रखिएगा, ठीक है, याद रहेगा। इसके अंदर कौन सी देवी यानी कि देवता है, तो बेटा इसके अंदर अक्षर पुरुषोत्तम महाराज जी की, अक्षर पुरुषोत्तम प्रभु यानी कि हमारे स्वामी नारायण जी के अवतार की इनकार्नेशन की इसके अंदर मूर्ति है, याद रखिएगा। कैसी है दिखने में, अद्भुत है। तुम लोग नहीं करते हो क्या, नहीं करते हो क्या पूजा? चलो देखो इधर, तो आ जाओ बेटा, लो अगला बताओ। हाँ, जनवरी 2024 में एशिया के सबसे बड़े एविएशन एक्सपो बिग इंडिया 2024 का उद्घाटन कहां पर करा गया? बड़ा प्यारा सवाल है। पहले तो मासूमों तुम्हारे दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि भैया ये एविएशन एक्सपो बिग क्या होता है। इससे मैं कहता हूं खुले में दुकान लगाना। हाँ सीधी बात है सर, इसे आप क्यों कह रहे हो बेटा? इसका मतलब होता है दुकान लगाना, सीधा मतलब है। ये जो जितने भी एविएशन प्रोग्राम कराए जाते हैं, इन प्रोग्रामों के अंदर तुम्हारे पास कौन कौन से फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, कौन कौन से हथियार होते हैं, वो सामने उड़ा उड़ा के दिखाए जाते हैं। हैदराबाद में ऐसा ही कीर्तिमान करा गया, सब उड़ा के दिखाए ताकि दूसरे देश जो हैं वो प्रभावित हो, वो देखें, इंडिया की टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करें या तो इंडिया की टेक्नोलॉजी खरीदें आकर के। ध्यान रखिएगा, ये हैदराबाद में हुआ था। और ये लो इसके बारे में पढ़ लो, ये लाइन पढ़े प्लीज ऊपर की, ये वाली पढ़ो। तुम्हें पता ही नहीं होगा एक्सपो होता क्या है एविएशन का, तो तुम कैसे टिक मार दोगे? ठीक है, पढ़ो। एविएशन एक्सपो जिसे एयर शो के रूप में जाना जाता है, एक सार्वजनिक यानी पब्लिक को दिखाया जाने वाला प्रोग्राम है जो विमान और विमानन कौशल का प्रदर्शन करता है। एयर शो के अक्सर, ठीक है, एरोबोटिक प्रदर्शन शामिल होते हैं, जबकि स्थिर एयर शो में विमान जमीन पर खड़े होते हैं। दो तरीके का होता है, एक फ्लाइंग वाला, एक स्टिल वाला। स्टिल के अंदर विमान खड़े हैं, जाओ देखो घूम फिर के, और एक ऐसे जिनमें उड़ा उड़ा के पलटी मार के दिखाते हैं, वो 360 डिग्री कोण बनाया, फिर घुस गए मंत्री जी में जाके। हाँ ठीक है, ईश्वर ना करे हमारे देश में ऐसा हादसा। कब हुआ? 18 जनवरी। बेटा एक चीज याद रखिएगा, इस समय भारत के अंदर कौन है एविएशन मिनिस्टर? तो इनका नाम है ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। इनको मत भूलिएगा, सिंधिया परिवार से ताल्लुकात रखते हैं, जिनका हिस्ट्री में बहुत ऊंचा कद है। चलो सब जानते हो, ठीक है। कहां हुआ? हैदराबाद में। साथ ही एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी मिनिस्ट्री में, इसी मिनिस्ट्री का मतलब है कि यही उड्डयन मंत्रालय ने हाल ही में एक और प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है, जिसका नाम हाइड्रोजन प्लांट है। ये हिसार के अंदर शुरू करा गया। इसमें भी ये मंत्री जी इन्वॉल्व है। क्यों? क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी सिर्फ सिविल एविएशन मिनिस्टर नहीं है, भारत के स्टील मिनिस्टर यानी लौह एवं इस्पात मंत्री भी हैं। भूलिएगा मत, क्या नाम है उनका? ज्योतिरादित्य सिंधिया। बेटा हैदराबाद में ये एविएशन किस तारीख से कितनी तारीख को शुरू हुआ, ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है। बिलीव मी, इन तरीके के क्वेश्चन पीसीएस में हमेशा आते हैं। पीसीएस के अंदर कई मानक दिए होते हैं, और अगर कोई विशेष फ्लाइट है या विशेष एयरक्राफ्ट है तो उसका नाम तो ऑटोमेटिकली मेंशन करते हैं। तो हमें याद रखना है, हैदराबाद के अंदर उद्घाटनकर्ता कौन थे? तो खुद हमारे केंद्रीय नगर विमानन मंत्री जी थे। उद्घाटन स्थल याद रखना, सिर्फ हैदराबाद में ही काम चलेगा, बेगमपेट हवाई अड्डा। तो भैया एक आदमी ने अपनी बेगम से कहा, चलो जरा तुम्हें एविएशन एक्सपो दिखा के जाते हैं। बेगम, अब बेगम कहाँ मिलेगी? तो हैदराबाद इस्लामिक कैपिटल, ठीक है, तो भैया चले जाओ। तो हैदराबाद के अंदर ही तो बेगम मिलेगी? नहीं सर, यहाँ भी वो तुम्हारी होगी। देखो इसकी थीम याद रखें, इसकी थीम याद रखिएगा, अमृत काल में भारत को विश्व से जोड़ना। बेटा भारत नागर विमानन @2047 के लिए मंच तैयार करना है। ये विषय की थीम जितनी बड़ी है उतनी ही आसान। याद रखना इसको, किसी भी तरीके से याद रखना। इसका शुभारंभ करा गया स्कूल ऑफ एविएशन के अनुसार। 10,000 पायलटों को प्रशिक्षित किया जाएगा, भैया जो भी है ट्रेनिंग दी जाएगी, और एक उड़ान प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी, ठीक है। और वजाहत अभी आपने हाल ही में एक प्रोजेक्ट बताया था, जिसके अंदर भी एयर डिफेंस को लेकर के प्रशिक्षण कार्यक्रम दिया जाएगा। मैंने आपको राजनाथ सिंह के द्वारा एक योजना लॉन्च करी थी, वो भी बताई थी, उसका नाम क्या था?
हाँ बताओ कहाँ? एक योजना क्या नाम था? अदिति योजना याद आया ना? अदिति योजना याद आई कि नहीं? सर भूल गए, भूल जाओ कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई अब यहीं पे चीजें खत्म करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है? इस क्वेश्चन का उत्तर और देता हूँ। इसके उत्तर के लिए तुम्हें बुद्धि लगाने की जरूरत पड़ेगी। पहली बात तो ये देखो, असम राइफल की बात हो रही है, अब राइफल का मामला है तो घूमना मत, डिफेंस से होगा नहीं, यहाँ डिफेंस मिनिस्टर तो है ही नहीं। अगर इतना आसानी होता तो फिर ये प्रश्न ही काहे बनता? हाँ भाई बजाज जी बताएं। राजनाथ सिंह, या तो तुम्हें ये लग रहा होगा ना मोटा भाई अमर रहे, ठीक है? ये लो, ठीक है? 18 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स चल रहे हैं। मैं तुम्हें जनवरी के अंदर मैगजीन रिकमेंड करूंगा, लेकिन सारे अंतरराष्ट्रीय साइंस एंड टेक के पर्यावरण के प्रश्न यही करा दूंगा, उस पर एक्स्ट्रा डिस्कशन हो जाएगा, फिर उन्हीं क्वेश्चन को तुम घर जाके लगा लोगे। इसलिए मैंने पीडीएफ में आंसर बाद में दिया है, पहले क्वेश्चन दिया, क्योंकि मैं क्विज के फॉर्म में भी क्वेश्चन बार बार लाता रहूंगा। ये पूरी मैगजीन बन रही, एक दिन के पेजेस जा रहे हैं 80, 85, 90, 150 तक, तो तुम समझ जाओ मेरा हार्डवर्क खराब गया तो समझ लेना, ठीक है? रस्सी पंखा अमर रहे। बेटा याद रखिएगा, असम राइफल की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1835 में। मत भूलना, क्योंकि तुम सोच सकते हो कि असम राइफल तो नया नहीं, असम राइफल की स्थापना 1835 शिलोंग में हुई थी, मेघालय में। याद रखिएगा, उद्घाटनकर्ता कौन थे? अमित शाह। इन्होंने असम राइफल मुख्यालय में साइबर सिक्योरिटी का एक ऑपरेशन सेंटर का उद्घाटन करा है, यानी असम राइफल के अंदर एक नई यूनिट का उद्घाटन करा है जिसका नाम साइबर सिक्योरिटी से संबंधित है। नाम भी और काम भी, भूलोगे तो नहीं, मत भूलना, है ना? अभी 3-4 मिनट और बचे हुए, बताओ फिर इसमें तब तक कुछ पूछना हो? कितने क्वेश्चन मोर देन सफिशिएंट है तुम्हारे लिए? कल सीए पे चर्चा करेंगे। हाँ इसी चक्कर में सही कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब आपको याद रहेगा एक्सएविएशन, एक मेंस का क्वेश्चन लिख लीजिए, घर से लिखने के लिए लिख लीजिए, ठीक है? मिशन इंद्रधनुष क्या है एवं मिशन इंद्रधनुष का कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया? आसान क्वेश्चन। मिशन इंद्रधनुष क्या है एवं मिशन इंद्रधनुष में कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया था? अगर आपने आज मुझे ध्यान से सुना है तो आप लिख लें, मिशन इंद्रधनुष क्या है एवं मिशन इंद्रधनुष में कितना लक्ष्य प्रस्तावित किया गया था? मिशन इंद्रधनुष क्या है एवं मिशन इंद्रधनुष में कितना लक्ष्य प्रस्तावित किया गया था? ठीक है, इस क्वेश्चन के बाद जिसकी क्वेरी वो ले लो, क्योंकि फिर मैं बाहर निकलूंगा तो आई विल बी इन वेरी हरी, मुझे जाना है भाग के, है ना? थर्सडे फ्राइडे सैटरडे में टाइम रहेगा और थोड़ा आज फास्ट रहता है और अभी कोल्ड से मैं सफर कर पाया हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि मेरी टांगें बैठने के लिए कर रहे हैं, तब वीकनेस आ जाती है बॉडी में। और फिर एफर्ट लगते हैं करंट में, डेली स्लाइड बनाना, डेली कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बनाना। तो अभी मैं रोडवेज से जाता हूँ तो रोडवेज में बैठ के भी ऐसे आ रहा हूँ निकले, तो मुझे मजा आता है। तो पैशन होना चाहिए टीचर में, तभी पढ़ा सकता है, ठीक है ना? वरना 55 साल में भी यहाँ आ ही रहे, ठीक है? देखो पीली टीम में कैरी बनाटी नहीं आ सकता, तो आत्मा आ जाती है, ठीक है? अब बेटा समझ लीजिए, आपको ये सारे उत्तर दे दिए, ठीक है? चलो, इसके अलावा एक चीज और आपके लिए स्पेशली टास्क में बताना चाह रहा हूँ। A4 पन्ने जिसपे भी है अपने फ्लो चार्ट बनाइए। जब मार्च की मैगजीन आएगी तो आप मार्च की कोई भी मैगजीन खोलेंगे, या मुझे पता है कोई मैराथन वीडियो यूट्यूब की खोल के बैठेंगे, तो इसमें जो सारे पॉइंट हम पर डे कवर कर रहे हैं, जो प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपको सब मिल जाएंगे। मार्च से लेके मई तक जब भी हमारा सत्र चलेगा तब के करंट अफेयर की टेंशन नहीं रहेगी। प्रीवियस के करंट अफेयर कम से कम पिछले फरवरी से इस फरवरी तक मैं करा दूंगा, इसमें बजट हो जाएगा और भी सारी महत्वपूर्ण चीजें हो जाएंगी। लेकिन सबसे बड़ा मेरा उद्देश्य है कि पीटी 365 भी साथ में हो जाए, इसलिए जो लोग सीरीज आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो रेगुलरली क्लास में है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर टॉपिक वो डिस्कस होंगे, जैसे आईआर है, साइंस टैग है, तो उसके संबंध में मैं तुम्हें बताता चलूंगा जो भी चीजें इंपॉर्टेंट होंगी, ठीक है? चलो, किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है, कोई तैयारी डाउट ऐसा कुछ हो? अभी लास्ट 30 सेकंड है, खत्म करना है। कल क्लास है, हाँ कल पॉलिटी का टेस्ट है, ठीक है? तो मैं बता चुका हूँ शुरू में, इस बार पॉलिटी से बहुत प्रश्न आ रहे हैं पेपर में, पैटर्न बदल गया, ठीक है? तो ऐसा नहीं है क्या?
नहीं, प्रीलिम्स है, उसमें 100 क्वेश्चन बनाए जाएंगे। मैं बता दे रहा हूँ आपको पहले से। 1773 को एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। कुछ मौलिक अधिकार पेपर में बेसिक रखूंगा। रिवीजन के लिए बच्चों को टाइम चाहिए होता है, रिवीजन टाइम नहीं मिल पा रहा है, लेकिन अपनी पढ़ाई टीसीएस के लिहाज से शुरू कर दो। पेपर 17 मार्च को चला गया तो आप ढीले ना पड़े। पेपर में जितने बच्चों को दे रहा हूँ पेपर बेसिक होगा, लेकिन प्लीज पेपर आप मिस ना करें, क्योंकि आपके भले 0 नंबर आए उससे आपको फर्क पड़ता हो ना। मुझे ये पता चलता है कि बच्चा बैठा तो 10 मिनट तो उसने बुद्धि लगाई। फोकस करने का सबसे अच्छा तरीका है टेस्ट सीरीज देना। टेस्ट सीरीज दीजिएगा, मार्क्स की चिंता मत कीजिएगा। 0 आएंगे हम लोग फिर मिलकर आगे कवर कर लेंगे, लेकिन टेस्ट सीरीज जरूर दीजिएगा, ठीक है? ये ध्यान रहेगा आपको।